सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑनलाइन वालों आप सबको भी गुड मॉर्निंग। शुरू करें। तो जैसा आप सबको सूचना मिल गई है, अब हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के एक इंडिपेंडेंट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। कहानी शुरू करने के पहले बता दूं, नंबर वन, थर्मोडायनेमिक्स पूरी केमिस्ट्री से एक सेपरेट चैप्टर चलता है। अगर आप रेडॉक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड चलता है, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, आयोनिक, काइनेटिक सब रिलेटेड चलता है। सब में एक जैसे शब्द है, थोड़ा थोड़ा नया आता रहता है, और कुछ नहीं तो कंसंट्रेशन सब में आता ही है। हाँ या ना? लेकिन आप जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट चैप्टर है, और शुरू के 3-4 लेक्चर तो कई दफा हमें लगता भी नहीं है केमिस्ट्री का चैप्टर है। मैं क्या कहना चाहता हूं, नंबर वन, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है तो आपको हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। नंबर टू, अगेन, जब भी आप किसी चैप्टर में कमांड चाहते हैं तो कमांड तभी आएगी जब आप उसे तसल्ली से करेंगे। पढ़ाई जल्दबाजी का काम नहीं है, आराम से तसल्ली से करिए तो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने चैप्टर आपको पढ़ाए यहीं बगल में क्रैश कोर्स चल रहा, वहां 2-2, 3-3 लेक्चर में हो रहे हैं, बराबर रिवीजन हो रहा है। लेकिन वो जो कंसेप्ट का ग्रिपिंग है, जो कंसेप्ट का फीलिंग है, जो डेप्थ में जाने की कहानी है, वो तभी आएगा जब आप चीजों को आराम से करेंगे। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है, जो कि इस समय हो जाती है, तो जितना सिलेबस हो गया है पहले वहां जल्दबाजी दिखाएं, जो पढ़ रहे हैं उसे आराम से तसल्ली से पढ़ें। जल्दबाजी कितनी करनी वो मेरा काम है, आप अपने अंदर जल्दबाजी नहीं आने दें, ठीक है। नंबर थ्री, तो प्यारे बच्चों, आज कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डालिएगा, एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। शुरू करें क्या? आइए जरा, थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, जब मैंने हेडिंग लिखा तो थर्मो को सेपरेट लिखा और डायनेमिक्स को सेपरेट लिखा। सर ये है क्या? थर्मो का मतलब है एनर्जी, पहले समझना। थर्मो का मतलब है एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी, बहती हुई एनर्जी। क्या बोला मैंने? हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल, और तीनों सवालों पे जन्म होता है एक चैप्टर का, और हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यही सवालों के साथ कहानी आज से कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी। केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, और तीसरा सवाल कितनी रफ्तार से होता है। रफ्तार में एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, काइनेटिक्स, कितनी हद तक होता है इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक। लेकिन अभी तक हमने केमिस्ट्री के पहले सवाल का जवाब नहीं ढूंढा, आखिर कुछ क्यों होता है। वाई एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस, हमें नींद अपने आप क्यों आती है, पढ़ाई अपने आप क्यों नहीं होती। अच्छा, एक नियम और, आपको बस सुनना है, आनंद लेना है, बोलना नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? सब कुछ मेरा में ऐसा लगेगा आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे पास केमिस्ट्री के 3 सवाल, और तीनों सवालों पे 3 चैप्टर जन्म होते हैं, और हर चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और थर्मो तो कुछ अलग ही है, लेकिन थर्मो समझने में बहुत जोर लगता है, और समझ में आने लगता है तो और कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा थर्मो है। तो थर्मो कहता है कि अगर कोई प्रोसेस होती है, कोई रिएक्शन होती है, कोई इवेंट होता है, तो क्यों होता है, ये समझाने का काम किसने किया? थर्मो ने। और आप जान के हैरान हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दुनिया के हर चीज को मात्र एक नजरिए समझाया थर्मो ने, और वो नजरिया था एनर्जी का। किसका था? हमने थर्मो से पूछा बच्चों को नींद अपने आप क्यों आती है, उसने आंसर दिया एनर्जी से। क्या दिया? हम ढूंढेंगे जवाब, और जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। रियलिटी है। फिर हमने थर्मो से कोई भी सवाल पूछा, उसने हर चीज को मात्र एक ही तरीके से समझाया, और वो एनालिसिस, वो बोलने का तरीका था एनर्जी। लेकिन उसने हर जगह एनर्जी है नहीं बोला, उसने कहा हर चीज के होने ना होने का कारण एनर्जी नहीं है, फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। क्या बोला उसने? फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। यही एनर्जी हर चीज के इवेंट को डिसाइड करती है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये भी एनर्जी का फ्लो डिसाइड करने वाला है। वो कैसे होगा, हमें कौन सिखाने वाला है? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई मूवी शुरू होती है तो शुरू होते से शुरू नहीं होती, पहले डिस्क्लेमर आता है, फिर उसके जो अंदर किरदार है उनका इंट्रोडक्शन आता है, फिर अचानक से हीरो की एंट्री होती है। इन द सेम वे थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ ऐसे ही चलता है। वो चीजों को पहले आपको बताएगा, पढ़ने क्या वाले हो। तो कहते हैं कि कोई मूवी के पहले डिस्क्लेमर है, तो थर्मो का डिस्क्लेमर है नंबर वन, अगर आप थर्मो पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने एहसास जगाने होंगे। क्या जगाने होंगे? अगर आपके अंदर एहसास नहीं है, अगर आपके अंदर फील नहीं है, अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, तो थर्मो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा गर्म है, एक बच्चे के लिए गर्म मात्र एक शब्द है, लेकिन किसी को गर्म कहने से गर्मी का एहसास हो जाए, वो थर्मो के पढ़ने के काबिल है। थर्मो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एहसासों को जगाना पड़ेगा। किसको जगाना पड़ेगा? और ये बात मेरी बात नहीं है, ये थर्मो में किताबों में लिखी हुई बात है। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस।
इंसान जैसे अनुभव करता गया वैसे वैसे थर्मो का विकास होता गया और आज जो आपके सामने है वो केवल अनुभवों का नतीजा है थर्मोडायनेमिक्स। इज दिस क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ना चाहते हैं तो एक लाइन में कहूं व्हाट इज दिस, इट डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। लिखिएगा पहली लाइन, लिखना, अरे सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। लिखना पहले लाइन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक लाइन लिख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बेटा ब्रांच नहीं है ना, ब्रांच, इट इज द branch of science which deals with energy exchange, which deals with energy exchange in different processes, in different processes। हम इस थर्मोडायनेमिक्स में भी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी का एक्सचेंज समझाती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हम एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ने वाले केमिकल प्रोसेस में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर आप थर्मो पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले थर्मो की भाषा सीखनी पड़ेगी, और शुरुआती 3 लेक्चर जब तक इंथैल्पी नहीं आता तब तक केवल मैं भाषा सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? और ये जो भाषा है यही इस पूरे चैप्टर में चलने वाली है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का जो शुरुआती 3 से 4 लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है, वो इसकी वोकैबुलरी है, वो इसकी भाषा है। जब तक वो भाषा नहीं समझोगे तब तक थर्मो नहीं समझोगे। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? तो सर हम थर्मो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि थर्मो हमें उस बेसिक सवाल का जवाब देता है आखिर कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज कुछ दाग के साथ आती है, हर अच्छी चीज कुछ एक दाग के साथ आती है। तो थर्मो की लाख अच्छाइयां हैं मगर कुछ बुराइयां भी हैं, मगर कुछ बुराइयां भी। थर्मो में हम क्या सीखने वाले हैं, थर्मो में क्या कमियां हैं, पहले उसे लिखते हैं क्योंकि इस पे भी सवाल बनता है। तो प्यारे बच्चों फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये थ्योरी के सवाल बनते हैं इसलिए आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए प्रोज ऑफ थर्मो। प्रोज समझते हैं बच्चों? लिख लो प्लस ऑफ थर्मो, प्लस समझते हैं? लिख लो एडवांटेजेस ऑफ थर्मो, जो आपको समझ में आए लिख ली जल्दी से। तो थर्मो के प्रो और कॉन्स क्या है, उसमें सबसे पहला प्रो, ये थर्मो जो है वो किस पे आधारित है, एहसासों पे। किस पे आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन। सर ये प्रो कैसे हुआ? प्रो ये हुआ कि आप मुझसे कहोगे सर साबित करके बताओ, मैं कहूंगा बेटा फील करके बताओ, आपको फील आएगा साबित हो जाएगा। नहीं समझे? ये मेरी बातें थोड़ा अजीब लग रही क्या? थर्मो की बातें ही ऐसी है। आज मैं नहीं बात कर रहा हूं, कौन बात कर रहा है? थर्मो। तो मैं जो कहूं वो कौन कह रहा है? थर्मो। दिस इज द वे हाउ थर्मो एक्सप्लेन थिंग्स, दिस इज द वे हाउ थर्मो वांट यू थिंक थिंग्स। आपको सोचना ही ऐसे पड़ेगा, एब्सर्ड वे में, एब्स्ट्रैक्ट वे में। जिसने सोचना सीख लिया उसने थर्मो को पढ़ना सीख लिया। इज दिस क्लियर? तो थर्मो का सबसे पहला जो प्रो है लिखना, नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब यही कुछ लोगों के लिए कमी है, हाँ, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। कभी हमें अनुभव गलत हो गए तो लिखते चलिए, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। समझ पा रहे हैं? इस चैप्टर में हम जब पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ये लॉज कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको बताएंगे ब्रह्मांड कब खत्म होने वाला है, ब्रह्मांड कब खत्म होने वाला है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे जवाब इतने बड़े मिलने वाले हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो सब हम कहां पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मो में। थर्मो डायनेमिक्स जैसा मैंने आपसे कहा हमें क्या सिखाएगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई कुछ अपने आप क्यों होता है। लिखते चलेंगे। अरे सब फिजिकल भूल तो नहीं गए आप लोग ना? याद है मैं क्या पढ़ाता था? लिखिए जरा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें स्पॉन्टेनिटी बताएगा, आखिर कुछ क्यों अपने आप होता है ये समझाएगा। कैसे समझाएगा सब बताऊंगा, अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे अहम चीज, अगर आज दुनिया भर की प्रोसेस केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट? हेलो, कभी कंबस्शन होता है तो कभी न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये नाम तो आपने सुने हैं। इन प्रोसेस में अगर आज मीथेन को जला रहे हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी, अगर आज एसिड बेस की रिएक्शन हो रही तो कितनी एनर्जी मिलेगी, ये सब भी हमें कौन समझाता है? थर्मो। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, डील्स विद एनर्जी चेंज, डील्स विद एनर्जी चेंज, डील्स विद एनर्जी चेंज इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। अभी कैसे होगा
यही पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो दो सवालों की खोज में चलते हैं। एक स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी यानी कोई अपने आप, और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एक स्पॉन्टेनिटी और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन पढ़ाई शुरू होने के पहले आपको समझना पड़ेगा इसकी वोकैबुलरी, राइट? अभी जो मैंने बताया ये थर्मो की खासियत है कि बुराइयां हैं? खासियत। अब थर्मो की एक सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी कॉन्स है, सबसे बड़ी माइनस है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि थर्मो की जितनी बातें हैं सब बड़ी बड़ी बातें। कैसी बातें हैं? आप थर्मो से छोटी बातें मत करना, क्योंकि थर्मो छोटी बातें। अब ये कुछ लोगों के लिए कमी बना, ये कैसा कैसा चैप्टर है, ये कैसा कंसेप्ट है, छोटी बातें नहीं करता है। वो कैसी बातें करेगा? उसे ब्रह्मांड की बातें कर लो, जवाब देगा। चांद सितारों की बातें कर लो, जवाब देगा। छोटे छोटे एटम की बातें करो, जवाब क्या करे? थर्मो है ही ऐसा, बनाने वालों ने अनुभव ही ऐसा किया है। इज दिस क्लियर? तो लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स या निगेटिव ऑफ थर्मो। उसमें सबसे बड़ा जो निगेटिव कहा जाता है वो यही है मेरे प्यारे बच्चों, इट डील्स विद, लिखना जरा, इट डील्स विद मैक्रो। मैक्रो तो समझते हो ना? इट डील्स विद मैक्रो सिस्टम, नॉट विद माइक्रो सिस्टम। वो बड़ी बड़ी बातें तो करेगा, वो छोटी बातें नहीं। ये बात अलग है कि बड़ी बातें छोटी बातों से ही बनती हैं। ये बात अलग है कि बड़ी बातें, लेकिन वो छोटी बातें नहीं करेगा। वो कैसी बातें करेगा? क्या करे? थर्मो है ही ऐसा, उसकी बातें ही ऐसी है। वो जो करेगा वो सीखो, जो नहीं करेगा वो सीखने की आवश्यकता नहीं। समझे? यही क्लास में बैठे बैठे कोई आपको सिखा दे ब्रह्मांड कब खत्म होने वाला है, ये आपके लिए दिलचस्प नहीं है। इसमें क्यों परेशान हो कि एटम मॉलिक्यूल की जिंदगी हमें नहीं समझाता? रे वो नहीं बातें करता। वो कैसी बातें करता है? मैक्रो, माइक्रो बातें नहीं करता। ऐसा कौन है? ऐसा है तो है। अरे हाँ या ना? केमिस्ट्री के कितने सवाल? हर सवाल पे जन्म होता है एक चैप्टर का। बोलो हाँ या ना? थर्मो से सब पूछ लेना, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएगा। लेकिन थर्मो से कभी रफ्तार मत पूछना। थर्मो से कभी, बच्चा इसे थ्योरी मान के याद करता है, लेकिन जब मैं लास्ट में गिब्स में पहुंचूंगा, और अपना मेन खेल गिब्स स्पॉन्टेनिटी में आता है, राइट, एंट्रोपी में, जब मैं वहां पहुंचूंगा ये सारी बातें जब कनेक्ट होनी शुरू होंगी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग गिब्स एनर्जी। आप तुरंत आंसर देंगे। याद रखना, थर्मो से स्पॉन्टेनिटी तो बताना, थर्मो से किसी होने न होने का कारण तो बताना, लेकिन थर्मो से कभी रफ्तार नहीं बताना। इट डू नॉट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट डू नॉट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। जरा सुनिएगा बच्चों, कुछ लोग होते हैं ना जो आलोचक होते हैं। क्या होते हैं? वो तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं। उनका काम ही होता है कमी ढूंढना। क्या ढूंढना? अब ये बात अलग है, आजकल हर कोई आलोचक सा बनना पसंद करता है, कमियां ढूंढना अच्छा लगता है ना? तो वो लोग जो थर्मो की अच्छाइयों को दरकिनार करते थे, जो थर्मो की अच्छाइयों को अच्छा नहीं मानते थे, उन्होंने जबरदस्ती की कमी निकाली। वो सब बताता है मगर रफ्तार नहीं बताता। अरे रफ्तार के लिए काइनेटिक्स है तो सही, सब यही बताएगा तो वो क्या पढ़ोगे फिर? अरे हाँ या ना? तो उन्होंने कहा नहीं, देखो ये सब बताएगा। क्या बोला उन्होंने? ये सब बताएगा, लेकिन ये रफ्तार बताने वाला। तो वही वाली बात है कि आप क्यों आलोचना कर रहे हो उसकी? ये कहो ना वो क्या बता रहा, ये क्यों कहते हो वो क्या नहीं बता रहा? जो वो नहीं बता रहा वो कोई और बता रहा। हाँ या ना? तो पहली बात, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थर्मो की भाषा सीखनी पड़ेगी। और अभी तक की कहानी में इतना तो समझ में आया कि थर्मो की बातें हैं बड़ी बड़ी, छोटी छोटी बातें वो करने वाला। हम सब गए थर्मो के पास। किसके पास? पहुंच जाए क्या? अब इमेजिन करो मैं ही थर्मो हूं, राइट? अब हम सब थर्मो के पास पहुंच गए और हमने कहा सर, क्या बोला? आपकी बातें हैं बड़ी बड़ी। क्या बोला हमने? तो बताओ ये जो इतना बड़ा, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है वो आपकी नजर में क्या है? कभी ऐसा आपने पढ़ा हो बचपन में एसएसटी वगैरह, तो वो फिलोसफर से डिस्कशन हुआ करता था ना। अरस्तु के पास आया, उन्होंने उससे सवाल पूछा, आपकी नजर में इंसान क्या है? समझ पाए क्या? इन द सेम वे हम सब गए थर्मो के पास, बस बोलना नहीं है। हम सब किसके पास गए? थर्मो के पास। तो हमने थर्मो से कहा सर आपकी बातें बड़ी बड़ी है, तो आओ आपसे पहला सवाल पूछते हैं, आपकी नजर में यूनिवर्स क्या है? थर्मो ने कहा सो सिंपल। क्या बोला? वो जो कभी आपके लिए आकाश गंगाओं चांद सितारों से बना हुआ इतना बड़ा ब्रह्मांड था, उसने कहा सो सिंपल। क्या बोला? तो प्यारे बच्चों मैं फिर बता दूं, हम लोग थर्मो पढ़ रहे हैं, शुरू के 3 लेक्चर तक चलेगी वोकैबुलरी। क्या चलेगी? जब तक इंथैल्पी मार्केट में नहीं आए, वही अपना हीरो है, ठीक? जब तक इंथैल्पी मार्केट में नहीं आए तब तक सभी किरदारों को समझेंगे, बाद में हर किसी का सीधे मूवी चलेगी। फिर नहीं समझ पाए? कभी कोई सस्पेंस वाली मूवी देखी आपने? उसमें शुरू में कोई अगर एक्टर ना पता हो आपको, ये क्या नाम था, लेट्स इमेजिन किसी का नाम रॉबिन है, अब रॉबिन पता ही नहीं क्या है, अंत में रॉबिन ढूंढ रहे हैं। तो वही वाला खेल यहाँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या?
तो आपको शुरू में सारे किरदार समझने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, कॉपी में डालना नेक्स्ट हेडिंग टर्मिनोलॉजी, और हमने सबसे पहला टर्म जो थर्मो से पूछा, बताओ वो क्या था? शराब की नजर में ब्रह्मांड क्या है? पहला ही शब्द उससे हमने इतना हैवी पूछा, हमें लगा थर्मो चुप हो जाएगा, लेकिन थर्मो ने कहा सो सिंपल। क्या बोला? बोले ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड आपको नजर आता है वो केवल दो ही चीजों से बना है। इसमें एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग, और दोनों से मिलकर बना होता है ब्रह्मांड। ये जो इतना बड़ा है वो बहुत छोटा है, वो दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। नहीं समझे? हमने पूछा सर, क्या पूछा? सर इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें पूरी धरती, जुपिटर, ये वो, सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगा, ये सब दो ही चीजों से बना है? बोले हाँ। क्या बोला उसने? ये दो ही चीजों से बना है, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। हमने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग? इज दिस क्लियर? अब हमारे सामने अगला शब्द सीखने क्या आ गया? सिस्टम। क्या सीखने चले थे? उसने क्या बोला किससे बना है? तो ये दोनों तो समझना। अब हमारे सामने एक नया शब्द आ चुका है, सिस्टम। क्या आया प्यारे बच्चों? तो थर्मो से हमने पूछा सर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय? तो थर्मो ने कहा इतने बड़े ब्रह्मांड में, क्या बोला उसने? जब भी आप किसी चीज की स्टडी करते हैं, किसी चीज की, हमने कहा हम किसी चीज की स्टडी करते हैं ये हम कैसे जानेंगे? हम किसी चीज की स्टडी करते हैं। तो थर्मो ने कहा मन में कोई एक सवाल सोचो। क्या बोला उसने? मन में कोई एक। हमने कहा मन में सवाल आया, हमें नींद क्यों आती है? बोले बस आपने जो सवाल पूछा उसी से सिस्टम का निर्णय होगा, उसी से सिस्टम का। इसे ऐसे समझिए आप किस चीज का जवाब ढूंढना चाहते हैं वही तो अरे सवाल है तब तो जवाब है, सवाल है तब तो किसी चीज का जवाब ढूंढने चले हैं तो पहले मन में सवाल भी तो होना। मन में सवाल है आखिर हमें नींद अपने आप, पढ़ाई अपने आप क्यों नहीं होती है? हाँ या ना? ये सवाल है तो हमें पहले समझना पड़ेगा सवाल क्या है। अगर हमें समझना है मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती है तो हमारा सवाल अलग है, तो हमारा सिस्टम अलग है। बोलो हाँ या ना? उसने कहा जैसा होगा सवाल, जैसा होगा उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा सवाल कहां आप ढूंढ रहे हो जवाब, वो जो सवाल जिस एरिया में है उसी को बोला सिस्टम। क्या बोला? हमने कहा सर सरल भाषा में समझाओ। बोले सरल भाषा में इस पूरे ब्रह्मांड में जिस समय पे किसी चीज की स्टडी करते हैं वही है सिस्टम, वही है। खुद की स्टडी किया तो खुद बन गए, पंखे की स्टडी किया पंखा बन गया, अनअकैडमी का स्टडी किया अनअकैडमी बन गया सिस्टम। तो प्यारे बच्चों जो सिस्टम है आखिर ये है क्या? तो एक लाइन लिखना, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनते चलिएगा। दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज, थोड़ा जल्दी लिखना बस है ना, इंथैल्पी तक, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इसे आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं या एनालिसिस भी कह सकते हैं या स्टडी भी कह सकते हैं, दुनिया भर के पर्यायवाची शब्दों से इसे सजा सकते हैं। तो थर्मो ने कहा ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे आप पढ़ते हैं वो सिस्टम है, जिसे आप पढ़ते हैं वो। सर हमने ब्रह्मांड ही पढ़ा तो बोले वही सिस्टम है। बोले धरती पढ़ा तो बोले वही सिस्टम है, जिसे पढ़ते हैं वही। और उसने कहा जिसे पढ़ते हैं और कुछ ऐसा जिसे नहीं पढ़ते हैं, जिसे पढ़ते हैं वो सिस्टम है और जिसे नहीं पढ़ते वही सराउंडिंग है, वही। तो अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों सराउंडिंग क्या है तो आप क्या मुझे परिभाषा बता पाएंगे? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सराउंडिंग रेस्ट। रेस्ट, रेस्ट बोले तो बाकी सब कुछ, राइट? रेस्ट एवरीथिंग, रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? हमने कहा सर ये जो आपने छोटी सी बात कही है इसमें कुछ कंसेप्ट है कि नहीं, जरा सुनना ध्यान से, यहीं पे सवाल फ्रेम होने वाले हैं। मैंने आपके सामने कितने शब्द रखे? 3, यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग। व्हाट इज यूनिवर्स? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब अपने दिमाग से असली ब्रह्मांड की तस्वीर हटा दो, हटा दो। अभी जब मैं यूनिवर्स बोलता हूं तो बच्चे तुरंत पहुंच जाते हैं मिल्की वे वगैरह में। अब यही रहिए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या बोला उसने? सिस्टम प्लस, इससे क्या बना है? यूनिवर्स। अब सवाल है कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? बोलो हाँ या ना? उसने कहा जिसे पढ़ोगे वो है सिस्टम, जिसे पढ़ोगे, और जिसे नहीं पढ़ोगे वो है। हमने कहा फॉर एग्जांपल हमें इस क्लास के बच्चों का स्टडी करना है, मास्टर प्रो 1 मॉर्निंग बैच के बच्चों में कितनों का सिलेक्शन होगा? पहले सवाल, पहले सवाल, वो सवाल कहां अप्लाई है? वो होगा सिस्टम। तो क्या ये सिस्टम हमारा क्लास हो गया? अब हमारा सिस्टम कौन है प्यारे बच्चों? क्लास। तो क्लास की हम क्या कर रहे हैं? स्टडी।
तो जिसकी स्टडी किया वो क्या बन गया? तो इस क्लास को छोड़ के बाकी सब कुछ, बगल वाली क्लास, बगल वाली क्लास, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। एक बच्चा कहता है सर आपने कहा रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज नोन एज, तो हमारा सराउंडिंग तो क्रोएशिया तक पहुंचा, हमारा सराउंडिंग तो अमेरिका तक पहुंचा, जो और दूर की सोचते थे उन्होंने कहा हमारा सराउंडिंग तो सन तक पहुंचा, और जो दूर सोचते थे सर हमारा सराउंडिंग तो चांद सितारों तक पहुंचा। अरे हाँ या ना? परिभाषा का मतलब तो यही है ना, रेस्ट अदर देन इज नोन एज, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? वो जो बगल में आकाश गंगा है वहां दूर दिख रहा है आपको, वो क्या है? हमारा सराउंडिंग। अब सुनो, एनसीईआरटी कहता है नहीं, क्या कहता है? शब्दों को समझिए। उसने कहा रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग, ये तो कहना कहना है, ये तो कहना सही मायने में, प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में सराउंडिंग हर वो चीज नहीं है जो सिस्टम के अलावा है। सराउंडिंग केवल वो है जो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है या सिस्टम से प्रभावित। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, इसमें चांद के घूमने से क्या मतलब है? चांद रुक जाएगा तो क्या आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? चांद की समस्या अपनी है, आपका सेलेक्ट, हमारा मन में सवाल नहीं बोलना है, हमारे मन में सवाल क्या था? इस क्लास के बच्चों का सिलेक्शन, बस बोला मैंने, आगे नहीं बोला, ठीक है? इस क्लास के बच्चों का सिलेक्शन, ये हमारे मन में सवाल था, राइट? अब ये जो सवाल है तो हमारा सिस्टम क्या हुआ? क्लास, क्लास के अलावा बाकी सब कुछ। तो थर्मो कहता है परिभाषा तो यही है कि सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग, लेकिन सही मायने में हर वो चीज सराउंडिंग नहीं है। सराउंडिंग वो है जो सिस्टम को प्रभावित करता है या सिस्टम से। हमने कहा ओहो, यानी हम जिसको इफेक्ट कर सके वही हमारा सराउंडिंग है, हम जिससे इफेक्ट हो सके वही हमारा। अगर मैं कहूं क्रोएशिया के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उससे आपके सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड है, ये सही है कि गलत है? अमेरिका में कोई गाना वाना चल रहा है, उससे आपका पढ़ना नहीं पढ़ना कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब है क्या? लेकिन हाँ, अगर बगल वाली क्लास में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाए, क्या हो जाए? शोर शराबा, तो आपका डिस्टर्बेंस होगा, आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी। बोलो हाँ या ना बेटा? कुछ बच्चों की तो पढ़ाई अपने आप इफेक्ट रहती है फिलहाल। अगर अगर ऐसा कहा जाए कि बगल वाली क्लास में कुछ हो रहा है और आप प्रभावित हुए, तो वो आपका सराउंडिंग माना। अब जो कहने वाला हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे यार, यानी सराउंडिंग वो है जो हमें प्रभावित कर सकता है, यानी सराउंडिंग वो है जो हमें प्रभावित कर या जिससे हम प्रभावित हो, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ही तो यूनिवर्स है। यानी अगर मैंने सवाल पढ़ाई का उठाया, अगर मैंने सवाल, शायद हमारी सराउंडिंग इन्हीं 4 क्लासेस, इन्हीं 8 क्लासेस, इन्हीं 10 क्लासेस में सीमित है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आप अमेरिका के बच्चों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो बच्चे आपको प्रभावित नहीं कर सकते। मतलब उनका पढ़ना नहीं पढ़ना, आपका पढ़ना नहीं पढ़ना रिलेटेड नहीं है। आपका सराउंडिंग छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका सराउंडिंग छोटा हुआ और कंसेप्ट कहता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, तो आपका यूनिवर्स छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यही है थर्मो का पहला कंसेप्ट, जिसे आप असली ब्रह्मांड मानते हैं। बार बार वो असली ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड का मतलब है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। कभी आपका सराउंडिंग इन 4 दीवारों तक है, कभी आपका सराउंडिंग ये बिल्डिंग है, कभी आपका सराउंडिंग पूरा शहर है, कभी आपका सराउंडिंग पूरा देश है। हेलो, इट डिपेंड्स, आप सवाल कौन सा ढूंढ रहे हो, जवाब कौन सा ढूंढ रहे हो, वही आपका सराउंडिंग डिसाइड करेगा। केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन आपका यूनिवर्स बदलने। आंखें खोल दी लोगों की, भाई साहब हर बार ब्रह्मांड का मतलब असली ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब है सिस्टम प्लस, और सराउंडिंग अपने आप में कांस्टेंट, सराउंडिंग अपने आप में वेरिएबल है जो हर वक्त बदल रहा। उसे कैसे कह सकते हो, उसकी सीमा कहां पे है? सीमा समझते हैं? कहने का मतलब क्या है? उसने कहा रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। ये शब्दों में है, ये परिभाषा में है। एनसीईआरटी अपने दूसरे पैरा में लिखता है इन प्रैक्टिकलिटी, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रैक्टिकलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी surrounding is that part, surrounding is that part which can, surrounding is that part which can affect system, which can affect system, or can, or can affected by system, which can affect system or can be affected by system. हेलो, सही मायने में सराउंडिंग की परिभाषा क्या है? वो जो सिस्टम को प्रभावित और या जो सिस्टम से प्रभावित।
तो बताओ सराउंडिंग अपने आप में कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्या मैं सराउंडिंग को वेरिएबल कह दूं हर बच्चा समझेगा? अब जो कहने वाला हूं आपकी आंखें, आपका ध्यान, सब कुछ थर्मो डिस्टर्ब कर देगा। जरा सुनिएगा। मैंने कहा ये है यूनिवर्स। क्या है ये जो काल्पनिक सचित्र मैंने बनाया है ये हमारा यूनिवर्स है। क्या है ये? अरे मान लो। सुनिएगा ध्यान से। इस यूनिवर्स में हमने आपकी क्लास को पढ़ा। किसको पढ़ा? ये छोटी सी आपकी क्लास नजर आ रही है? ये हुआ हमारा सिस्टम। क्या हुआ? सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ चलेगा। क्या सिस्टम प्लस सराउंडिंग ही यूनिवर्स है? एक सवाल कहता हूं, हर सिस्टम का सराउंडिंग होगा? हर सिस्टम का एग्जाम में सवाल आया, एवरी सिस्टम मस्ट हैव, यही सुनना बच्चा, थर्मो मुझे आता है, सिस्टम सराउंडिंग, एग्जाम में सवाल आया, एवरी सिस्टम मस्ट हैव अ सराउंडिंग, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दुनिया में हर सिस्टम का सराउंडिंग हो कोई जरूरी? क्या बात कर रहे हैं साहब, सिस्टम है तो सराउंडिंग तो होगा। अरे सुनो, आओ चलते हैं असली यूनिवर्स के पास। आओ चलते हैं असली किसके पास? कहां तक पहुंचे आप? पहुंचो, घूमो और दूर जाओ बेटा। मिल्की वे, आकाशगंगा कितने क्रॉस कर लिए? एक ही है बेटा। थोड़ा और दूर तक जाइए। गए क्या? अपने विचारों को दौड़ाई। कहते ना मन सबसे तेज है, समय से भी तेज मन है। और दौड़ और तेज जाइए। है कहां तक पहुंचे बेटा? पहुंच गए क्या? सुनो सुनो, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अलावा कोई दूसरा यूनिवर्स तो नहीं है ना? इसका मतलब आपने यूनिवर्स को नहीं समझा फिर। ठीक, अब फिलॉसफी वाली बातें मत करना, जो दिख रहा है उसी की बातें करना, क्योंकि अनुभवों पे आधारित है। ये नहीं सर एक डायमेंशन और होता है यहाँ पे, फालतू बातें नहीं। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है उसकी बातें करना। तो थर्मो ने कहा अगर आज ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी कहीं ना कहीं तो सीमा होगी। हेलो, लेट्स इमेजिन ये जो हमारा यूनिवर्स है, जरा सुनिएगा, है ना, हम यूनिवर्स बना रहे हैं, हम चांद सितारों से पार, मिल्की वे से पार, सब कुछ पार करते करते अंत में जाके कहीं यहां पहुंच गए। इसके बाहर उधर कुछ नहीं है। इसके बाहर उधर क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि ये यूनिवर्स है। ये क्या है? यूनिवर्स क्या है? कुछ तो भी। यूनिवर्स क्या है? असली वाली यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। वो तो देखा है ना, सुना है बेटा। अच्छा, अब किसी को अनुभव नहीं, सर यूनिवर्स हम पहली बार सुन रहे। थर्मो कहता फिर थर्मो पढ़ना छोड़ दो। अनुभव नहीं तो सच्चाई है ये। अब कोई कहे एनर्जी का मतलब क्या है, देन डोंट नीड टू टॉक थर्मो। हेलो, यूनिवर्स, मैं असली यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। क्या सबको सुनाई दे रहा है? असली यूनिवर्स कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा। जहां खत्म हुआ उसके बाद क्या है? अगर कुछ है तो फिर आपने यूनिवर्स को पूरा जोड़ा नहीं है। यूनिवर्स अनंत है। यूनिवर्स, जैसे आपने कभी इन्फिनिटी कहा है मैथ में, वो जो इन्फिनिटी है वही तो यूनिवर्स है। मतलब जिसका कोई अंत। और अनंत का मतलब क्या है? जितना हमने सोच लिया वो कभी इन्फिनिटी। जहां हमारी सोच खत्म होती है उसके बाद इन्फिनिटी शुरू होता है। लेट्स इमेजिन हमारी सोच यहां खत्म हुई। अरे मान लो ना, तो यहां खत्म हुई, इधर यही पूरा हमारा इन्फिनिटी हो चुका है। अब बताओ इसके इधर क्या है? कुछ है? सर है तो ये ब्लैक बोर्ड। अरे मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, इसके इधर क्या है? इसके उधर क्या है? उसके उधर क्या है? इसके इधर क्या है? अगर कभी हमने असली ब्रह्मांड ही पढ़ना चाहा, अरे थर्मो की बातें हैं बड़ी बड़ी, तो क्या हम थर्मो से यूनिवर्स का सवाल नहीं पूछ सकते? तो कल को हमने यूनिवर्स ही पढ़ना चाहा तो हमारा सिस्टम कौन बन गया? यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग नहीं है, हर सिस्टम का सराउंडिंग को कोई जरूरी नहीं है। लिखना नेक्स्ट पॉइंट हिस्सा बना के, एवरी सिस्टम, या वो बादल बना के लिख लो जैसा आप चाहें। एवरी सिस्टम नॉट नेसेसरली हैव सराउंडिंग। एवरी सिस्टम नॉट नेसेसरली हैव सराउंडिंग। एवरी सिस्टम नॉट necessarily have surrounding। नीचे लिखना एग्जांपल, रियल यूनिवर्स। रियल यूनिवर्स, तो असली जो हमारा यूनिवर्स है उसका कोई सराउंडिंग नहीं है। सिस्टम वो है जिसे हम पढ़ते हैं, कभी हमने पढ़ा ही पूरा ब्रह्मांड, बोले अब उसके अगल बगल कुछ भी। इज दिस क्लियर? अगर आज मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये यूनिवर्स है, क्या है ये? और यूनिवर्स में हमने आपकी क्लास ली, सबको क्लास नजर आ रही है? ये आपका क्लास क्या है? यहां आप सब बैठे दिख रहे हैं आप सब? ये जो आपकी क्लास है क्या ये सिस्टम है? बोलो ना। सिस्टम के बगल में सराउंडिंग वो है जो आपको प्रभावित करेगा या आपसे प्रभावित होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बनता है यूनिवर्स। कभी हमारा यूनिवर्स इस बिल्डिंग तक सीमित होगा, तो कभी हमारा यूनिवर्स सच में पूरे देश तक सीमित होगा। इट डिपेंड्स कि हमारा सवाल क्या, बोलो हाँ या ना।
अगर कभी कोई सिस्टम होगा उसका कोई ना कोई सराउंडिंग होगा, बोलो। हर सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला कोई ना कोई बाउंड्री होगा। इस यूनिवर्स में कितनी चीजें आ गई? तीन। एक होगा सिस्टम, एक होगा सराउंडिंग, दोनों को सेपरेट करने वाला बाउंड्री। क्लियर है? तो टर्मिनोलॉजी की सीरीज में लिखिएगा नेक्स्ट टर्म बाउंड्री। दीवार, सीमाएं, लिखो बेटा बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? एक ऐसी दीवार है जो किसे सेपरेट कर रही है? सिस्टम और सराउंडिंग को। तो लिखना विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाउंड्री। आपका थोड़ा फील चाहिए, इस क्लासरूम को देखो। बार बार कहूंगा फील चाहिए तो फील करना, ऐसे देखते मत रहना पंखे को। फील करो, इस क्लासरूम को देखो। इस क्लासरूम के बगल में कोई क्लासरूम है? अरे मान लो है ना? हाँ चलो उधर मान लो, ठीक। उधर कोई क्लासरूम है? तो उस क्लासरूम इस क्लासरूम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये पत्थर की है कि लोहे की? ईंट की, ठीक है। अब ये जो सराउंडिंग है प्यारे बच्चों, सुनिए, हमेशा ऑप्शन सोच के जवाब देना, ठीक। ये जो सराउंडिंग है बताओ, ये फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है? कैसा है? रिजिड तो समझते हैं ना? अच्छा मान लो बगल में कोई क्लास चल रही है और आप, मैंने कहा कि सराउंडिंग वो होता है जिससे आप प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं। अब उधर से एक बच्चा कोने में बैठा था, वहां पे दिख रहा है, वहां कोने में। अब उसका मन किया कि भाई साहब मैं बगल वाली क्लास को डिस्टर्ब करता हूं, क्योंकि उसने पढ़ा है सराउंडिंग वो है जिसे मैं प्रभावित कर। तो एक बच्चे ने तो मोबाइल से बैठे बैठे देश दुनिया को प्रभावित कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या? तो प्रभावित करने के सेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा वहां कोने में बैठा है, उसने कहा मैं अपनी बगल वाले क्लास को इफेक्ट करूंगा। वो कैसे इफेक्ट करेगा, ये इस बात का निर्णय करेगा कि बाउंड्री कैसी है। अगर ये बाउंड्री होती लोहे की, कैसी होती? क्या पता बगल में माचिस जला के ही वो इफेक्ट कर सकता था। यस और नो? अगर ये बाउंड्री होती गुब्बारे की, किसकी होती? तो क्या पता पिन चुभो चुभो के डिस्टर्ब कर लेता। अगर ये दीवार ईंट की बनी है तो वो पिन से तो डिस्टर्ब करने वाला। मैं क्या कहने वाला हूं सुनिएगा। हाँ सिस्टम होता है, हाँ सराउंडिंग होता है, उसको सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है। सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम को प्रभावित करता है या सिस्टम से प्रभावित। कैसे प्रभावित होगा या करेगा? कैसे प्रभावित, इसका निर्णय बाउंड्री करेगा। इसका निर्णय, ये बाउंड्री ही वो इंटरफेस है जहां से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है आदान प्रदान। किसका? एनर्जी का। किसका? तो बाउंड्री को समझना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा सुनिएगा, क्या बाउंड्री रिजिड हो सकती है? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्री कैन बी रिजिड। क्या बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, जैसी होगी बाउंड्री, जैसी होगी वैसा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, सहमत है कि नहीं? अगर बाउंड्री रिजिड हुई तो क्या कंप्रेशन होगा? है ना? कंप्रेस करो बेटा, करो। क्या एक्सपांशन होगा? अब कह रहे कुछ तो हम तो सुपरमैन है, हम कर लेंगे। थर्मो कहता है बेटा मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे आधारित है, प्लीज। ठीक है क्या? ये रिजिड बाउंड्री है, क्या आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं? क्या एक्सपांड कर सकते हैं? लेकिन अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो क्या कंप्रेशन एक्सपांशन होगा? जैसी होगी बाउंड्री वैसा होगा एनर्जी का एक्सचेंज। बोलो हाँ या ना? क्या बाउंड्री रिजिड हो सकती है? हो सकती है। क्या बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है? हो सकती है। क्या बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है? क्या बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग हो सकती है? अब बच्चा रट के गया, बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग। एग्जाम में सवाल आया डायथर्मिक वॉल, क्या आया? बच्चा परेशान, साहब ये क्या है? डायथर्मिक कंडक्टिंग का है पर्यायवाची, क्या है? कई बार सवाल ऐसे बोलेगा, इन अ सिस्टम हैविंग डायथर्मिक वॉल। बच्चा परेशान, भाई साहब ये क्या है? डायथर्मिक का मतलब क्या? कंडक्टिंग बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? सिस्टम की। सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। ना सिस्टम की है ना सराउंडिंग की है, दोनों के बीचों बीच है, कभी उसकी है तो कभी उसकी है। कौन? बाउंड्री। हाँ या ना? एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग, बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग से मेरा क्या मतलब पहले तो समझना। मैं पहले बता देता हूं और आगे चल के फील कराऊंगा। इस पूरी थर्मो में, इस पूरी हर चीज के होने ना होने का कारण एनर्जी। कुछ हो रहा है, मारकर गिराऊंगा तो गिरेगा, एनर्जी। पंखा चल रहा है, एनर्जी। नींद आती है, एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज। मैं छोटे शब्दों में एनर्जी बोल रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे क्या बोलना है? एनर्जी का। एग्री? इस पूरी थर्मो में हर चीज के होने न होने का कारण एनर्जी है, और इस पूरी थर्मो में एनर्जी का मात्र दो तरीका, मात्र, या तो हीट या तो वर्क। या तो हीट, काय का तरीका? एनर्जी देने का, एनर्जी लेने का। तीसरा कोई तरीका? माइक्रोवेव, फलाना ढिमकाना, कुछ भी।
कितने तरीके हैं? आपको मुझे सुलाना है, या तो हीट या तो वर्क। आपको मुझे जगाना है, या तो हीट, पढ़ाना है या तो हीट, नहीं पढ़ाना या तो हीट, मैगी क्यों पकती है या तो हीट या तो वर्क। नहीं समझे? तीसरा कोई सिस्टम हीट या वर्क के अलावा एनर्जी एक्सचेंज के कोई तीसरा कोई सिस्टम नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, मेरे शब्दों को सुनना। मैंने कहा कंडक्टिंग, क्या बोला? यानी एक ऐसी बाउंड्री है जो कंडक्ट कर रही है। तो यहां कंडक्शन बिजली का नहीं है, यहां कंडक्शन हीट का है। किसका है? तो बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसे कई दफा बोलते हैं इंसुलेटेड। अच्छे से लिखना बेटा, इसे कई दफा कहते हैं इंसुलेट। आपने पढ़ा हो ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, पढ़ा है बेटा? इंसुलेटर कौन? जिनसे होके बिजली गुजर जाती है। इसे कई दफा हम इंसुलेटेड भी कहते हैं और कई दफा हम एडियाबैटिक भी कहते हैं। आप सबने बचपन में पानी के पर्यायवाची पढ़े थे। अब नॉन कंडक्टिंग के पर्यायवाची पढ़िए। कभी इंसुलेटेड कहेंगे तो कभी एडियाबैटिक कहेंगे। मैंने कहा एडियाबैटिक वॉल है। कैसी वॉल है? बहुत भारी शब्द लग रहा है लेकिन फील बहुत सिंपल है। एडियाबैटिक वॉल। ये वॉल क्या है? बाउंड्री है। तो बाउंड्री बोलू वॉल बोलू चलेगा? कैसी वॉल है? एडियाबैटिक या इंसुलेटेड या नॉन कंडक्टिंग। मतलब हीट का एक्सचेंज होने वाला। एनर्जी कितने रास्ते? या तो बोलेंगे, बोलते बोलते सब याद हो जाता है। या तो कंडक्टिंग है तो किसका एक्सचेंज होगा? हीट का। नॉन कंडक्टिंग किसका एक्सचेंज होगा? हीट का। हीट का एक्सचेंज होने वाला, यहां हीट का एक्सचेंज होने वाला। अभी वर्क की बात नहीं हुई, ठीक? अरे ठीक, अब सुना, रुको अभी। इस पूरे थर्मो में एनर्जी कितने रास्ते हैं? या तो हीट जाए या हीट आए, हीट या हीट। बाउंड्री को नॉन कंडक्टिंग होना पड़ेगा, कंडक्टिंग? पक्का? आपको बगल वाली क्लास को डिस्टर्ब करना है। ये आपकी वॉल बनी है लोहे की। किसकी बनी है? तो क्या आप उसे गर्म करके भी डिस्टर्ब कर सकते हैं? उधर के बच्चों में भूचाल मचा दिया आपने, पूरी पूरी दीवार गर्म कर दी है। यस और नो? मतलब यू कैन डिस्टर्ब द सराउंडिंग जस्ट बाई ट्रांसफरिंग एनर्जी। यस और नो? एक बात। दूसरी बात, अब एक दूसरा तरीका कौन सा? वर्क का। यूं तो वर्क के रास्ते बहुत हैं, यूं तो वर्क के रास्ते कभी इलेक्ट्रिकल है, कभी ग्रेविटेशनल है, कभी मैग्नेटिक है, कभी फलाना है, कभी ढिमकाना है। कौन? वर्क। वर्क फील कराऊंगा, हीट फील कराऊंगा, सबका समय आएगा। अभी इतना पता होना चाहिए, इस चैप्टर में जब भी बोलूं मैं वर्क, जब भी बोलूं मैं, यूं तो वर्क के रास्ते, लेकिन अपने लिए वर्क बस दो ही है, या तो कंप्रेशन या तो एक्सपांड। या तो पिचका दो, पिचका दो। नहीं समझे? एक बार, एनर्जी कितने रास्ते? या तो बेटा कोने से बोलेंगे, बोलेंगे, बोलो मजा आएगा। या तो हीट या तो वर्क। हीट या तो जाएगी, हीट या तो आएगी। वर्क, कंप्रेशन, एक्सपांड, और कुछ सोचना ही। अब बताओ, अगर मुझे इसमें वर्क करना है, वर्क या तो कंप्रेशन या तो बाउंड्री को रिजिड होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल। क्या बात है? अगर बाउंड्री रिजिड हुई तो कंप्रेशन एक्सपांशन होने वाला नहीं है, यानी कि वर्क होने वाला नहीं है। एक सवाल बोलता हूं, बोल दूं क्या? एक सिस्टम है, एक, नहीं सुन रहे हो आप? क्या है? एक, सोचो सिस्टम, क्लास ही सोच लो। इसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, इसकी बाउंड्री, तो क्या इस सिस्टम में वर्क हो सकता है? अगर रिजिड है तो वर्क होने वाला। अब सुनना, इसकी बाउंड्री रिजिड भी है, इसकी बाउंड्री और नॉन कंडक्टिंग भी है। रिजिड भी है और नॉन कंडक्टिंग, ना तो पिचकू ना तो फिलाओ, हाँ या ना? और नॉन कंडक्टिंग भी है, ना हीट आएगी ना हीट जाएगी। एनर्जी के सारे रास्ते बंद हुए कि नहीं हुए? जैसी होगी बाउंड्री वैसा एनर्जी का एक्सचेंज होगा। सहमत है कि नहीं है? मतलब सिस्टम में मुझे क्या करना है, इसका डिसीजन कौन करेगा? बाउंड्री। इसीलिए बाउंड्री को समझना जरूरी है। बोलो हाँ या ना? ऑलराइट, बाउंड्री कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। मजा तो तब आता है जब हमारी कल्पनाओं से भी बाउंड्री गढ़ा जाता है। बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। मैं ऐसे हजार सजाने वाले शब्द लिख दूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, कुछ न कुछ तो बाउंड्री होगा ही होगा। मैं ऐसे हजार सजाने वाले शब्द लिख दूं, कंसेप्ट है, कुछ न कुछ तो बाउंड्री होगा। सिस्टम सराउंडिंग को पृथक करने वाला, अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला, कुछ न कुछ तो कभी आंखों से नजर आएगा तो कभी आंखों से नजर, मगर बिना बाउंड्री के सिस्टम सराउंडिंग में अंतर नहीं होगा, होगा ही होगा बाउंड्री। हमने कहा सर आंखों से नजर आता है, समझ में आता है, जो नजर नहीं आता वो कैसे समझ में आता है? जो आंखों से नजर आता है
जो हमें नजर, वो कैसे समझ में आता है? तो थर्मो कहता है वो एहसास किया जाता है। क्या किया जाता है? एहसास। तो उसने कहा बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन कह रहा है? थर्मो। तो बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। हमने कहा सच तो समझ में आता है, सच तो समझ में। जरा ये बताओ, ये जो काल्पनिक बाउंड्री है, जो इमेजिनरी बाउंड्री है, जो एहसास जिसे आप कह रहे हो, वो क्या है? तो थर्मो ने कहा आओ आपके सिलेबस से एक एग्जांपल समझाता हूं। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? सब लोग कॉपी में लिख रहे हो ना? अभी तक कहां तक लिख लिया बेटा? यहां तक लिख लिया? ठीक है। आप सब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या? उसमें आपने वेपर प्रेशर पढ़ा है क्या? वीपी ही तो पक्का। इमेजिन करते हैं ये सिस्टम है, इसमें पानी भरा है। क्या भरा है? और आपको पानी को उबालना है। पानी को, तो पानी को उबालना है तो हमारे कंसेप्ट कहते हैं कि कोई चीज उबलती तभी है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो जाए। हेलो, जब तक अंदर बाहर बराबर नहीं होगा तब तक पानी उबलने वाला नहीं है। अगर मुझे पानी को उबलना है तो मुझे वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। हमने बंद बर्तन में पानी को उबाला है। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो पढ़ाते जिस दिन पहला लेक्चर था, पहले मैंने वेपर प्रेशर समझाया, मैंने कहा बर्तन बंद है, आखिरी में खुलेगा। याद आया? और कई दफा मैं बाद में बर्तन खोलता भी नहीं हूं। शुरू में कहता हूं कि बर्तन कहां खुलेगा? लास्ट में। और कई दफा लास्ट में खोलता ही नहीं हूं, क्योंकि उस लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आज जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा। आज इमेजिन करते हैं वो बॉटल खुला है, मान लो। अरे छोड़ो ना, ये ग्लास खुला है। यार फील है ना आपको? फील नहीं, थर्मो पढ़ना बेकार है। अच्छा, न्यूमेरिकल सारे बनेंगे, मेरी गारंटी है। यार सुधारना चाहते हैं तो थर्मो के लेवल पे जाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बनेंगे, लास्ट में गिने चुने फॉर्मूले आएंगे, सारे सवाल खटखट बनेंगे, वही आए तो बनेंगे। चैप्टर को चैप्टर के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, अपनी रीजनिंग को सुधारना चाहते हैं, मेरे साथ सोचना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? आइए जरा, क्या आप सबको ये ग्लास नजर आ रहा है? ग्लास खुला है कि बंद है? शानदार। गर्म करो, गैस पे रखो। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और जब अंदर बाहर बराबर होगा, उबलेगा। क्या आपने कभी खुले बर्तन में पानी को उबलते हुए देखा है? मेरे साथ चलना। खुले बर्तन में पानी का उबलना, खुले बर्तन में पानी का, यानी खुले बर्तन में अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होना। यानी वेपर प्रेशर तब आता है जब जीवन में इक्विलिब्रियम आता है। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप हमें पढ़ाते हो कि खुले बर्तन इक्विलिब्रियम नहीं आता है, कि कोई उड़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? सर सर सर, खुले बर्तन में इक्विलिब्रियम नहीं आया। खुले बर्तन में इक्विलिब्रियम, चैप्टर को रिलेट कर पा रहे हैं? खुले बर्तन में इक्विलिब्रियम, तो वीपी तो बाहर के बराबर, तो उबला कैसे? हमने कहा लाला, क्या बोला हमने? नजर नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी कि इक्विलिब्रियम नहीं आया। नजर नहीं आया इसका मतलब थोड़ी इक्विलिब्रियम नहीं आया। ऊपर से एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे लगातार दबाव बना रहा है। ऊपर से एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे लगातार। सच सच बताना, अगर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना होता, अगर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो बताओ इस ग्लास में पानी भरा होता, शायद सारा पानी मॉलिक्यूल बन के उड़ा होता। ये प्रेशर ही तो है जो इसे दबा के रखा है। पानी तो पानी बन के रहना। पानी तुम, ऊपर से प्रेशर तो लग रहा है। अगर वो प्रेशर ना होता तो सारा का सारा पानी उड़ा होता। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बर्तन बंद होता तो एक भी ना उड़ा होता। जितने वेपर बन के आए थे सारे नहीं उड़ पाए, कुछ ही उड़ पाए हैं, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर की इमेजिनरी बाउंड्री है। मैंने क्या बोला, मेरी बात समझे? अगर वो एटमॉस्फेयर की इमेजिनरी बाउंड्री ना होती तो सारा का सारा पानी उड़ गया होता। अरे वैक्यूम में तो पानी ही नहीं, केवल वेपर बचा होता। बोलो हाँ या ना? सोचो ना, वो अगर ऊपर नहीं है प्रेशर तो सरफेस पे तनाव है कि नहीं है? सरफेस पे तनाव नहीं है। वेपर प्रेशर क्यों आता है याद है? अब सोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। वेपर प्रेशर याद है कि नहीं याद है? वो जीवन में तनाव आएगा, घर छोड़ के जाएंगे, लौट के घर को आएंगे, जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। याद आया? तो थर्मो कहता है कि भैया अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होता तब तो सारे घर छोड़ के चले गए होते हैं। अगर घर का लगाव नहीं होता कोई घर क्यों जाता? समझ पा रहे हैं क्या? तो उसने कहा सारे ही घर छोड़ के चले गए होते। हेलो, लेकिन ऊपर से एक प्रेशर है। तो थर्मो क्या कह रहा है कि बाउंड्री कई बार आपको आंखों से नजर आएगी, कई बार आंखों से नजर, मगर बिना बाउंड्री के सिस्टम सराउंडिंग में सेपरेशन नहीं वैसा हो, एक एक बाउंड्री होगी ही होगी। तो इमेजिनरी बाउंड्री का साक्षात प्रमाण है यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। हेलो, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है आपको शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही प्रेशर है जिसके कारण उसमें इक्विलिब्रियम आता है और पानी उबलता है। हाँ, बंद बर्तन होता तो जल्दी इक्विलिब्रियम आता, खुला है तो देर में आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जरूर आएगा, क्योंकि जितना पानी आया सारा बाहर नहीं गया, कुछ ही गया, कुछ ना कुछ तो बचा है।
इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, क्या यूनिवर्स होगा? फटाफट, सिस्टम होगा, सराउंडिंग होगा, सेपरेट करने वाला। इस यूनिवर्स में तीन चीजें, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। हर सिस्टम का सराउंडिंग हो कोई जरूरी नहीं है। यूनिवर्स अपने आप में सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, और सराउंडिंग कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इमेजिनरी बाउंड्री लिख लिया है क्या? इसमें एग्जांपल लिख लेना, लिख लेना। एटमॉस्फेयर प्रेशर इन एन ओपन कंटेनर, जल्दी लिखिएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर इन एन ओपन कंटेनर, atmosphere pressure in an open container is an example of imaginary boundary, is an example of imaginary boundary। तो ऐसे न जाने कितने और इमेजिनरी बाउंड्री सोचे जा सकते हैं, लेकिन थर्मो कहता है बाउंड्री तो होगी ही होगी। इज दिस क्लियर? आओ जरा, हम क्या पढ़ना चाहते हैं? थर्मो। थर्मो में कितनी चीजें आ चुकी हैं? तीन। एक होगा सिस्टम, एक होगा बाउंड्री। सिस्टम को एनर्जी देना है, थोड़ा फील चाहिए। सिस्टम को एनर्जी किससे होके एनर्जी आएगी? बाउंड्री से। सिस्टम से एनर्जी जानी है, किससे होके जाएगी? बाउंड्री से। सिस्टम हमारा छोटा भी हो सकता है, सिस्टम हमारा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सराउंडिंग वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल चीज को पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और जो लिमिटेड है उसे पढ़ना आसान है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इट इज इजी टू स्टडी सिस्टम और सराउंडिंग? खुद को संभालना आसान है कि पूरे मोहल्ले को संभालना आसान है? खुद को संभालना आसान है, मोहल्ले में क्या हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है। अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो संभालना आसान है, किसी का बेटा बेटी सिलेक्शन होता हमारे बस में नहीं है। यस और नो? मैं क्या कहना चाहता हूं, सिस्टम को पढ़ना आसान है कि सराउंडिंग को? तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी पढ़ना चाहें, क्या हमेशा सिस्टम का सिलेक्शन करेंगे? क्योंकि सिस्टम का पढ़ना आसान होगा, बोलो हाँ या ना? थर्मो कहता है जितना भी सिस्टम होगा, क्या कहता है? जितना भी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ, रुको रुको रुको, एनर्जी। इस पूरे थर्मो में एनर्जी एक्सचेंज के कितने रास्ते हैं? दो। एक है हीट, दूसरा है वर्क। एग्री? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज दुनिया में जितने भी सिस्टम थे, थर्मो ने कहा या तो ओपन सिस्टम होगा, या तो क्लोज सिस्टम होगा, या तो एडियाबैटिक होगा, या तो आइसोलेटेड होगा। कितने सिस्टम बने? आधार क्या था, प्रिंसिपल क्या था, बेसिस क्या था? एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टाइप्स ऑफ सिस्टम। फटाफट खटाखट, टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसमें लाइन लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, on the basis of energy exchange, on the basis of energy exchange, बेसिस क्या है? कई बार पूछा जाता है, सिस्टम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आधार क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, कुल कितने सिस्टम का नाम लिए बेटा? चार। अभी एक एक करके समझते हैं, ठीक है? आओ सबसे पहले समझते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोला मैंने? हर बच्चा सुन रहा है? चलो मान लो आपके मन में सवाल है, आखिर मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती? मान लो मैगी पकती 2 मिनट में? कभी पकी? अच्छा, आप सब हॉस्टल में रहते हैं तो मैगी तो खाते होंगे। क्या बात करी, इतना अच्छा में से क्या आपने कभी मैगी नहीं खाया? खैर, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, एक बच्चा पढ़ना चाहता है कि आखिर मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती है, तो उसने एक बर्तन लिया। क्या लिया? और उसने बर्तन में रखा मैगी। क्या रखा? सबसे पहले से सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। उसने सिस्टम डिसाइड किया मैगी। क्या डिसाइड किया? हेलो। और उसे रखा गैस के ऊपर। किसके ऊपर रख दिया? थोड़ा डिजाइनर गैस है बेटा, मान लेना, ठीक है? अब ये जो उसने गैस के ऊपर रखा, अंदर क्या मैगी है? पानी डाला, सारा मसाला डाला, सब डाला। अब उसे समझना था, ये पढ़ना था, आखिर मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती है। हेलो। उसने मैगी बर्तन में रखा और कुछ देर के लिए पढ़ने चला गया। कहां चला गया? उसने अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ा। अचानक से जब वो लौट के देखने आया कि मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती, पता चला मैगी ही नहीं बची थी। क्यों नहीं बची, क्या आप बता सकते हैं? हाँ? मतलब जिस सवाल को पढ़ने चले थे, सवाल ही नहीं रहा। हेलो। दुनिया में कुछ ऐसे भी सिस्टम हो सकते हैं, और वहीं पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक बच्चा ये पढ़ना चाहता था मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं पकती है, अचानक से ऊपर से कुछ दूसरा मसाला आ जाए, कॉकरोच आ जाए। अब मेरी बात को समझिएगा, एक ऐसा सिस्टम, क्या बोला मैंने? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का, अब हम जो कह रहे हैं बहुत ध्यान सुनिएगा, जिसमें मैटर का, मैटर आप सब समझते हैं, जिसमें मैटर का एक्सचेंज हो सके, मैटर का एक्सचेंज। जब मैं मैटर का एक्सचेंज बोलता हूं तो आपको समझना पड़ेगा, यानी कि अंदर की चीज बाहर जा सके, बाहर की चीज अंदर आ सके। नाउ लिसन केयरफुली। कई दफा बर्तन खुला होता है, कई दफा बर्तन,
कई दफा बर्तन खुला होता है, लेकिन अगर अंदर की चीज बाहर नहीं गई और बाहर की चीज अंदर नहीं आई तो खुला होके भी वो बंद के जैसा होता है। खुले बर्तन का मतलब ये नहीं कि ढक्कन नहीं है, खुले बर्तन का मतलब, शब्द का मतलब है या तो मैटर जाए या तो मैटर आए। अगर न मैटर गया है, अगर न मैटर आया है, तो बर्तन खुला होके भी बंद के जैसा है। ये बारीकियां समझ में आ रही है आपको? राइट। तो अगर कभी कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें मैटर का एक्सचेंज हो सके, मैटर का एक्सचेंज और एनर्जी के दोनों रास्ते, कितने रास्ते बेटा? दो, हीट और वर्क। अगर दोनों का रास्ता खुला है तो आप ऐसे सिस्टम को कहेंगे ओपन सिस्टम। क्या कहेंगे? चलेगा भाई। अब इसी मैगी को जो आप पका रहे थे, इसमें आपने लगा दिया ढक्कन। क्या लगा दिया? अब बताओ, क्या मैगी बाहर जाएगी? अच्छा, उस बच्चे का रूम का दरवाजा खुला हुआ था? बोलो ना यार। अब अचानक से मैगी सारी गायब क्यों हो गई थी? कोई बगल वाला आया होगा, उसका फ्रेंड है ना, उसने लगाया ढक्कन। क्या लगाया? फिर वो पढ़ने चला गया। तो अब वो जब 10 मिनट के बाद लौट के आता, उसे पता था कि मैगी 2 मिनट में पकती नहीं है। अब वो 10 मिनट बाद आया। कितने मिनट बाद आया? उसने ढक्कन खोल के देखा तो मैगी गायब थी। मैगी, तो मुझे बताओ, मैगी गायब हुई तो अंदर का मैटर बदला कि नहीं बदला? तो अपने आप में ढक्कन लगने से कोई सिस्टम क्लोज भी नहीं होता। तो उसने ढक्कन लगाया और यहाँ पे उसने लॉक लगा दिया। क्या लगा दिया? लॉक। अरे मान लो, मान लिया क्या? अब उसने यहाँ पे जब लॉक लगाया, अब मुझे बताओ अंदर की मैगी बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? अब उसने कहा कोई मैगी हटा के बता दे। ऐसे सिस्टम बोलेंगे क्लोज। क्या बोलेंगे? बोलचाल की भाषा में ढक्कन नहीं होना, ढक्कन होना ओपन क्लोज सिस्टम नहीं है। उसको आपको शब्दों से कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर मैटर चला गया या आ गया, सिस्टम विल बी ओपन। अब इस सिस्टम में क्या मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है? मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल, लेकिन हमें एनर्जी के बाकी जो दोनों रास्ते हैं, एक है हीट और दूसरा है वर्क, उसे पॉसिबल करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? रुको जरा, कितने सिस्टम थे? 4। पहले लिख, साथ में लिख रहे हो क्या? तो एक सिस्टम और लिख लो। चलो ओपन सिस्टम, आपसे जो पूछूं बताना। पहले ओपन सिस्टम में आइए, इसमें मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं? एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब जो पूछूं मुझे बताना, अगर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है तो क्या आप मुझे इसकी बाउंड्री बता पाओगे? इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? शानदार। क्या आप मुझे कंडक्टिंग का पर्यायवाची बता पाएंगे? शानदार। नॉन कंडक्टिंग का पर्यायवाची? इंसुलेटेड और एडियाबैटिक। चलेगा? एक बात, एक बात, एक बात। अच्छा, कंडक्टिंग है तो हीट का एक्सचेंज होगा? हेलो, कंडक्टिंग है तो वर्क भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फ्लेक्सिबल की रिजिड? यानी अगर मैं कह दूं कि साहब ओपन सिस्टम है तो वो कंडक्टिंग है, फ्लेक्सिबल। अच्छा, सील लगी है कि नहीं लगी है? लॉक लगा है कि नहीं लगा है? एनसीईआरटी एक वर्ड बोलता है सील्ड एंड नॉन सील्ड। सील्ड एंड, इसे हम बोलेंगे सील्ड। वो सरकारी दफ्तरों में, बैंक में वो लगाते हैं ना सील, उसे सील्ड ऐसा समझिए आप। इसे बोले सील्ड, सुरक्षा वाला नहीं। वो आपके पेपर के पहले वो सील लगी आती है ना, पेपर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सील्ड। तो ये जो बाउंड्री है, ये सील्ड है कि नॉन सील्ड है? अरे हाँ या ना? और यहाँ पे जो बाउंड्री है, सील्ड है कि नॉन सील्ड है? अगर कोई सिस्टम क्लोज्ड है, कैसा है, उसमें मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? और ओपन सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज होगा। अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। मान लो वो बर्तन, सबको दिख रहा है, क्लास दिख रहा है क्या? उसमें पानी भरा है। क्या भरा है? अब पानी हटा के उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रख दो। रख दो। क्या रख दिया? कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल अपने आप उड़ेंगे, बाहर से आने वाले भी नहीं है। भले बर्तन खुला है लेकिन फिर भी क्या वो क्लोज सिस्टम के जैसा है? इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट करो। क्लोज सिस्टम का मतलब हमेशा ढक्कन नहीं सोचना है, क्लोज सिस्टम का मतलब सोचना है मैटर का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे फटाफट, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। अपने सामने दो तरह के सिस्टम आ चुके हैं, एक है ओपन, दूसरा है क्लोज। जरा मुझे क्लोज सिस्टम बता दो, यहां पे हीट और वर्क का एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं है? तो बाउंड्री रिजिड होगी क्या? बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। और बोलो हाँ या ना? अगर बाउंड्री फ्लेक्सिबल हुई, अगर बाउंड्री, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? और बाउंड्री अगर नॉन कंडक्टिंग हुई तो हीट का एक्सचेंज होगा नहीं होगा? अगर हीट का भी एक्सचेंज कराना है तो बाउंड्री विल बी, अगर वर्क का भी कराना है बाउंड्री विल बी, हीट नहीं कराना तो फ्लेक्सिबल चलेगा, फ्लेक्सिबल नहीं चलेगा तो कंडक्टिंग चलेगा। अरे, दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो तो भी काम चलेगा। समझाता हूं। इस ग्लास में ढक्कन लगा के सील लगा दो। लगा दो सील। लगा दिया क्या? आप बताओ, जब सील लगा दिया ये सिस्टम पूरा क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? इसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है? कोई फ्लेक्सिबल कह रहा है क्या? बेटा पिचका दोगे आप? अरे बोलो ना, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? तो एनर्जी के सारे रास्ते बंद है, कोई एक रास्ता खुला है। कौन सा? हीट का।
तो इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग? समझे? अभी दो सिस्टम और हैं, एक है एडियाबैटिक सिस्टम, लिखना नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर वर्क डन के लिए फ्लेक्सिबल तो होना, तो आज वो बाउंड्री फ्लेक्सिबल है कि नहीं है? तो वर्क होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? हीट हुआ, या तो वर्क हुआ या तो दोनों हुआ, कुछ ना हुआ ऐसा ना हुआ। नहीं समझे? या तो हीट हुआ या तो या कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। कुछ होना चाहिए, दोनों हो गया तो सोने पे सुहागा। यस और नो? अगर समझ पाए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम में जिसका नाम है एडियाबैटिक सिस्टम। सब लोग बोर्ड पे आना जरा, क्या नाम है इसका? एडियाबैटिक सिस्टम। पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। एडियाबैटिक वर्ड मैंने कुछ देर पहले बोला था, इसे एडियाबैटिक बोलूं या इंसुलेटेड बोलूं चलेगा? अगर सिस्टम इंसुलेटेड है, अगर सिस्टम, तो बाउंड्री कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? तो नॉन कंडक्टिंग है मतलब हीट न आने वाली। एनर्जी कितने रास्ते? हीट का रास्ता, तो एक रास्ता कौन सा खुला? खेल दोनों ही इन्हीं दोनों से होने वाला है, या तो हीट से या तो वर्क से। हीट नहीं है तो वर्क है, वर्क नहीं है तो हीट है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। Is this clear? अगर मैंने कहा एडियाबैटिक सिस्टम, कैसा सिस्टम? तो मुझे बताइए हीट का रास्ता खुला है कि नहीं खुला, और वर्क का रास्ता और मैटर का एक्सचेंज होने वाला नहीं। अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, राइट? ऐसा सोचो कि सिस्टम दो ही है, ऐसा सोचो कि सिस्टम या तो ओपन है या तो, ओपन का मतलब मैटर का एक्सचेंज हो सकता, और क्लोज का मतलब मैटर का एक्सचेंज होने वाला। हमारा जो सिलेबस है वो ओपन सिस्टम नहीं, वो क्लोज सिस्टम है। कैसा है? हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मो, उसमें पढ़ रहे हैं केमिकल, केमिकल, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम? तो किसी में ढक्कन है तो क्या वो हमेशा क्लोज है? कोई जरूरी है? ढक्कन लगाने से क्लोज नहीं होता, मैटर अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए, वो क्लोज होता है। इज दिस क्लियर? अगर सिस्टम एडियाबैटिक है, कैसा है? तो वो क्लोज है कि ओपन है? क्लोज। क्लोज में भी एनर्जी के कितने रास्ते खुले हैं? कौन सा? वर्क की हीट, वर्क। तो फ्लेक्सिबल की रिजिड? नहीं सुनाई दिया। और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं है तो कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहला सवाल, एडियाबैटिक सिस्टम क्लोज हुआ कि ओपन हुआ? मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? रिजिड की फ्लेक्सिबल? शानदार, लिखो जल्दी जल्दी। अगर आप समझ पाए हैं तो इस दुनिया में एक नए तरह का सिस्टम आया जिसका नाम रखा गया आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं? कभी आपने सुना होगा आइसोलेटेड बन के मत रहो, ऐसा सुना कि नहीं सुना? कभी घर वालों ने कहा होगा, कभी दोस्तों ने कहा होगा, अरे तू आइसोलेट क्यों रहता है? ऐसी बातें नहीं करते आप? फिलहाल आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, मतलब आइसोलेटेड कहता है ना मुझे दुनिया से कुछ लेना है ना दुनिया को कुछ देना है, मोह माया से परे है आइसोलेटेड, दूर कहीं अकेला तन्हा, उसे बोलता है आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे? तो एक ऐसा सिस्टम जिसे न दुनिया से कुछ न दुनिया को कुछ, और लेने देने के दो ही रास्ते, एक हीट है दूसरा वर्क है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसने हीट लेना है ना हीट, जिसे ना वर्क करना है ना वर्क, ऐसे सिस्टम क्या बोला गया? आइसोलेटेड। मगर पहला सवाल, आइसोलेटेड अपने आप में क्लोज सिस्टम भी है? आइसोलेटेड अपने आप में क्लोज सिस्टम का परिभाषा क्या है? मैटर का एक्सचेंज ना। लेकिन केवल मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, सुनो, केवल मैटर का एक्सचेंज, एनर्जी का बाकी रास्ता खुला था, उसे परफेक्टली क्लोज बोला। ये क्लोज तो है, मैटर का एक्सचेंज तो नहीं है, लेकिन इसमें हीट का एक्सचेंज भी नहीं है, वर्क का एक्सचेंज भी नहीं है। ऐसे सिस्टम क्या बोला गया? किसका एक्सचेंज नहीं है? ये एक्सचेंज क्या होता है? आदान प्रदान। अरे हाँ या ना? हीट न आएगी, हीट न जाएगी, हीट न, हीट न। अगर आपने इस महीन डिफरेंस को समझ लिया ना बच्चों, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मुझे बताना, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर कोई सिस्टम, एक है आइसोलेटेड, एक है इंसुलेटेड, एक है इंसुलेटेड में इंसुलेशन है, इंसुलेटेड में, आइसोलेटेड में आइसोलेशन है, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इंसुलेटेड को मतलब है अभी वर्क का रास्ता, लेकिन आइसोलेटेड का कोई भी रास्ता खुला
नहीं समझे? मुझे बताओ, बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग? क्या हर बच्चा सुन रहा है? बाउंड्री मस्ट बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड इंसुलेटेड, बता दोगे? डिफरेंस है सीमाओं का, डिफरेंस है सीमाओं का। इसकी जो बाउंड्री है वो रिजिड है और इसकी जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल है, यही तो दोनों में अंतर है। अरे हाँ या ना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछा चाहता, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? आप सबके पास थर्मस फ्लास्क तो होगा ना? अच्छी कंपनी देना बेटा, मिल्टन वाला। लाओ, अब ये थर्मस फ्लास्क है ना, लेट्स इमेजिन ये बेनाम है, ठीक है? अच्छा, नहीं कंपनी नहीं है ना। अब ये भी थर्मस फ्लास्क है और ये भी थर्मस फ्लास्क है, इसमें कंप्रेस कर सकते हो आप? एक्सपांशन कर सकते हो आप? अच्छा, इसे बनाया कैसे जाता है मैं आपको बता दूं। वो एक कंटेनर होता है, उसके चारों तरफ इंसुलेटेड वॉल लगाते हैं, जनरली थर्मोकोल लगा लो आप, तो मान लो क्या लगा लिया? थर्माकोल तो सुना है ना? थर्मोकूल नहीं बोला मैंने, थर्मोकोल, ठीक? हाँ, यही तो नाम पड़ा, थर्मो, ठीक है। फिलहाल आपने इसकी बाउंड्री कर दी इंसुलेटेड, क्या कर दी? ढक्कन वक्कन लगा दो। कंप्रेशन हो रहा है, कोई कर सके तो बता दे। एक्सपांशन हो रहा है, बाउंड्री रिजिड और फ्लेक्सिबल। नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन। वर्क का रास्ता खुला है कि बंद है बेटा? किसका रास्ता? कहां बंद है? सिस्टम में। एनर्जी देने के कितने रास्ते? दो। लेने के कितने रास्ते? दो। अब देखो, शब्दावली नहीं समझोगे, बाद में वाक्य बोलूंगा, वाक्य नहीं समझोगे, बाद में पैराग्राफ पढ़ोगे, वो भी नहीं समझ में आएगा। नहीं समझे? ऐसे तो बचपन पढ़ते थे ना, पहले गुड, गुड माने अच्छा। पहली क्लास तो पूरी यही याद करी होगी आपने, गुड माने अच्छा। फिर सेकंड क्लास से बोलने लगे आई एम अ गुड बॉय। पर जिसको गुड ही नहीं याद हुआ, वो सेंटेंस कहां से बनाएगा? फिर अंग्रेजी में बात कैसे करेगा? तो अभी चल रही है शब्दावली। क्या चल रही है? अब ये सिस्टम है, सब लोग आ जाओ जल्दी से। मान लिया एनर्जी कितने रास्ते हैं? दो। एक है हीट, दूसरा है वर्क। आज मुझे बताओ, इसमें वर्क का रास्ता खुला कि नहीं खुला? हीट का रास्ता खुला कि नहीं खुला? ना हीट आएगी ना हीट। वाटर प्लेस इन थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? थर्मस फ्लास्क। ये जो थर्मस फ्लास्क है, ये अपने आप में इंसुलेटेड है कि आइसोलेटेड है? जो आइसोलेटेड है वो इंसुलेटेड है, जो इंसुलेटेड है वो आइसोलेटेड नहीं है। जो आइसोलेटेड है वो इंसुलेटेड है। ये आइसोलेटेड है कि इंसुलेटेड है? बोलो बेटा, ये आइसोलेटेड इंसुलेटेड है? पक्का? न वर्क हो सकता है न हीट हो सकता है, मतलब न हीट आएगी न हीट जाएगी। अगर यहां अंदर बर्फ रख दोगे तो सालों साल बर्फ ही रह जाएगी। कुछ बच्चों ने तुरंत कहा नो सर, क्योंकि आपको पता है कि सर इतना परफेक्टली आइसोलेटेड भी नहीं है। सालों साल तो नहीं, कुछ एक घंटे बर्फ बचा लो, बड़ी बात है। अगर इसमें कुछ एक घंटे बचते हैं तो इसमें तो कुछ एक मिनट बचेंगे। यस और नो? व्हाट आई वांट टू से, मतलब ये भी अपने आप में आइसोलेटेड है और ये भी अपने आप में आइसोलेटेड है, लेकिन दोनों की आइसोलेटेड खूबियां अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों की बाउंड्री परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय बाउंड्री। बाउंड्री तो है जो हमें प्रभावित करता है। आज आप ऐसे हैं क्यों हैं? क्योंकि आपका परिवेश ऐसा था। आज आप ऐसे हैं क्यों हैं? क्योंकि आपका परिवेश ऐसा था, जहां आप पले बढ़े, जैसा भी रहा। परिवेश, मैं परवरिश नहीं बोल रहा हूं, परिवेश। परिवेश नहीं समझते हैं? खैर, परवरिश अलग है, परिवेश चलो कोई दिक्कत नहीं। आप आज ऐसे हैं क्यों हैं? क्योंकि सराउंडिंग ऐसा था। अरे, अगर आपके गली मोहल्ले में कुछ और होता तो शायद आपने डॉक्टर बनने का निर्णय नहीं कुछ और लिया होता। एग्री और नॉट? आज आप ऐसे हैं क्यों हैं? दैट्स डिसाइडेड बाय सराउंडिंग। और सराउंडिंग आपको प्रभावित कर पाया क्योंकि आपके बीच में बाउंड्री थी जहां से एनर्जी का एक्सचेंज हो पाया। क्या पता आपकी बाउंड्री आइसोलेटेड होती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो शायद आप अलग ही कहीं कमरे में बैठ के कुछ और कर रहे होते। मेरी बात समझ पा रहे? अब अगर मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कभी हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड, कैसा है? तो दुनिया से ना कुछ लेना, दुनिया को ना कुछ देना। वो कहता है ना मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ देना है। हाँ, याद रखना इसकी बाउंड्री कैसी है, नॉन कंडक्टिंग एंड रिजिड। अब जो कहने वाला एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लूं? मैंने बोला आइसोलेटेड, तो क्या थर्मस फ्लास्क अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है? सो आई कैन से इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम बट नॉट परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। एग्री और नॉट? थर्मो को पढ़ने में इंटरेस्ट उस दिन से आने लगता है जिस दिन थर्मो ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। उसने कहा मानो, क्या बोला? फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम, टाइम बीइंग समझते हैं बेटा? फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। उसने कहा एक क्षण के लिए तो इस थर्मस फ्लास्क को आइसोलेटेड मान सकते हो।
अरे 1 साल के लिए नहीं मान सकते, क्षण के लिए तो मान सकते हो। For a moment of time, you can consider this system as an isolated system. Yes or no? ये इधर किधर उंगली दिखा रहा हूं मैं, मिल्टन वाली बॉटल को, ठीक है। ये जो बॉटल है, क्या इसे हम आइसोलेटेड मान सकते हैं? अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसने कहा सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो हमारा असली ब्रह्मांड है, ये जो हमारा असली ब्रह्मांड है, न किसी को कुछ देता है, न किसी से कुछ लेता है, ये भी अपने आप में आइसोलेटेड है कि नहीं है? सुनिएगा मेरे शब्दों को, ये आइसोलेटेड नहीं, ये है परफेक्टली आइसोलेटेड। कैसा है ये? अब जो कह रहा हूं, अगर कोई कैच कर पाए तो मजा आ जाएगा। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्टली आइसोलेटेड, इस परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। इस परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। अपने आप में सबसे परफेक्टली आइसोलेटेड यही है। उसने कहा फॉर द टाइम बीइंग अ थर्मस फ्लास्क कैन बी कंसीडर्ड एज द रियल यूनिवर्स। पूरा ब्रह्मांड की तस्वीर इसमें बना सकता है थर्मो। नहीं समझ पाए? क्या कहा उसने? पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर इसमें बना सकता है। खैर ये बात अलग है, वो तो कई सालों से चला आ रहा है। फिर आप कहोगे सर फिलॉसफी बातें कर रहे हैं। कह दूं क्या? जो पूरे यूनिवर्स की तस्वीर है वही एक एटम की तस्वीर है। जो पूरी यूनिवर्स की तस्वीर है वही एक एटम की तस्वीर है। ये जो बहुत बड़ा है वही छोटे में रिप्लिका है। अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो समझिएगा, यूनिवर्स बनाने वाले ने बहुत बहुत अच्छे से यूनिवर्स बनाया है और चीजों को रिप्लिकेट करते चला गया है। एक एटम में जैसी चीजें हैं वैसे ही यूनिवर्स है मेरे भाई। वो जो सबसे छोटा भी एटम दुनिया को पता है, वैसा ही सबसे बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स को देखो तो ऐसे लगेगा जैसे एटम है। आकाश गंगा, वो धुंधले धुंधले से बादल। खैर बैक टू टॉप, इधर आइए। ये है यूनिवर्स हमारे सामने। तो मुझे बताइए, यूनिवर्स एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं है? है। मगर इस यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं। कॉपी लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के थर्मस फ्लास्क। नेक्स्ट पॉइंट आइसोलेटेड के बाद थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, कंपनी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। थर्मस फ्लास्क कैन बी कंसिडर्ड एज, thermos flask can be considered as an isolated system, can be considered as an isolated system. Next point double star बना के, universe is an example of perfectly isolated system. Universe is an example of perfectly isolated system. सही है गलत है? लिखते लिखते पढ़ना है बेटा। थर्ड पॉइंट बोलू क्या? in this universe in this universe in this, मैं जो लाइनें लिखा रहा हूं ये कहीं किसी किताब की एआर की लाइनें हैं, है ना। in this universe which is a perfectly isolated system, in this universe which is a perfectly isolated system, nothing is perfectly isolated. Nothing is perfectly isolated. शुरू से बोल रहा हूं। in this universe which is perfectly nothing is perfectly isolated. हेलो, वो जो अपने आप में स्वयं है उसके अंदर कुछ भी और स्वयं नहीं है। वो जो अपने आप में स्वयं है उसके अंदर कुछ भी और स्वयं नहीं है। मेरी बातें कुछ अजीब है मगर यही धर्मों की बातें हैं। एब्स्ट्रैक्ट सी बातें हैं, एब्सर्ड सी बातें हैं। ये सोचने का नजरिया ही धर्मों का नजरिया है और यही गिब्स और एंट्रोपी समझने में हेल्प करेगा। फिलहाल हम सबके सामने अभी कितने शब्द आ चुके हैं? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। क्लियर है? कितने तरह के सिस्टम हो गए लाला? 4। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इज दिस क्लियर? क्या आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में क्लोज है? क्लोज और आइसोलेटेड में अंतर है कि नहीं है? है। क्लोज होने का मतलब है मैटर का एक्सचेंज नहीं होना। ढक्कन लगने या ढक्कन नहीं लगने से कोई क्लोज कोई ओपन नहीं होता। मैटर का एक्सचेंज नहीं है तो क्लोज है, मैटर का एक्सचेंज है तो ओपन है। इज दिस क्लियर? अगर कोई सिस्टम होगा, आगे बढ़ रहा हूं, अगर कोई सिस्टम, यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां पे कुछ छुटपुटिया सवाल पूछता हूं। क्लास ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम? पहले कभी आते थे। क्लास ओपन है क्लोज? बोलो बेटा, पक्का? ये बॉटल ओपन है क्लोज? अभी फिलहाल? और ढक्कन खोल दूं? खुले कप में चाय चाय रखी है तो चाय ओपन क्लोज?
और ढक्कन से बंद कर दो, चलेगा? एक बड़ा रैंडम सवाल पूछते हैं, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, लिख लो कॉपी में चाहे तो, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, आपसे पूछ लेता हूं, फालतू एग्जांपल कॉपी में लिखाया, जहां आप कंफ्यूज होते वही लिखा रहा हूं, ठीक? सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, क्या कहते हैं? ये ओपन है कि क्लोज है? ओपन सिस्टम है? सोच के बताओ। अच्छा, मैंने सैटेलाइट नहीं बोला, एक सवाल ऐसा आता है, सैटेलाइट, बच्चा कहता है सर मेरे बगल में रखा है, क्या सैटेलाइट? कहां बोला मैंने सैटेलाइट इन है? तो ऑर्बिट पहुंचा दो, उसके बाद बात कर रहे हैं, ठीक? ऐसा नहीं आपके घर में रखा है अभी, सर अभी हमने बनाया है, उड़ाना बाकी है, रुक जाओ अभी। क्लोज कैसे हुआ? आइसोलेटेड हुआ क्या? आइसोलेटेड है? ओपन? ओपन पक्का? सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्पेस शटल नहीं बोला है, ठीक? सैटेलाइट समझते ना आप? ओपन है कि क्लोज है? सोच के बोलो, ये डिस्कशन का विषय है, मैं इसे थ्योरी मान के रटवा, बेटा रट लो, ऐसे नहीं, डिस्कस करो, अभी शब्दावली चल रही। ओपन है क्लोज है? कुछ बच्चे ओपन बोल रहे हैं, उनको लग रहा है सर जब मन करेगा जाके वहां आप कुछ है ना हेलो हाय करके आ जाना। आज हमारा दोस्त गया था सैटेलाइट में हमें याद आई, हमने कहा चलो मिलके आते हैं उससे, है ना? तो गाड़ी स्टार्ट करी, चले गए, ऐसा ही है। अगर वो सैटेलाइट ऑर्बिट में है, सो यू कैन एक्सचेंज मैटर विद दैट। अच्छा, वहां से उसका मन किया, अरे भैया क्या कर रहे हो? खाना फेंक रहा हूं ऊपर से, पत्थर फेंक रहा, ऐसे फेंक देगा, है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं है? एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं है? एनर्जी के हमारी थर्मो में दो रास्ते, हीट और वर्क, पूरे ब्रह्मांड में केवल दो रास्ते नहीं है। रेडिएशंस आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे हाँ या ना? अपन जब थर्मो पढ़ते हैं तो दो ही तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, हीट और वर्क। लेकिन इतना तुम्हें पता है कि भैया एनर्जी बहुत तरीके से हम जानते हैं। एग्री और नॉट? तो अगर किसी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, ये मान लो सैटेलाइट मान लो, इससे आप यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है? क्या आप इससे एनर्जी ले सकते हैं प्यारे बच्चों? आपके पास नहीं ले सकते एनर्जी, आपके पास मोबाइल है, ये जो मोबाइल आपका चल रहा है, शायद उससे कहीं से कुछ एनर्जी मिल रही है वो सिग्नल चला जाता तो बात नहीं होती है, तो वो जो सिग्नल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? खैर, तो हम इस सैटेलाइट से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, एनर्जी का एक्सचेंज और भी तरीके हैं, मगर मैटर का एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है। तो फॉर क्योंकि सवाल आता है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इससे हम किसका सिस्टम मानते हैं प्यारे बच्चों? क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम नहीं बोल सकते, आप खाना पहुंचा सकते हैं तो ओपन बोल देना। अब बच्चा डिस्कस करने लगा, सर हम तो ओपन ही बोलेंगे, हम तो पहुंचा के रहेंगे खाना। हेलो, तो किस केस में कोई चीज बनाई गई है, ये वाली बात समझनी है। फिलहाल अगर कभी ऐसा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। आगे बढ़े क्या? अब थर्मो के थोड़ा सा डेप्थ में चल रहे हैं। अगर कोई सिस्टम होगा, क्या वर्ड बोला मैंने? इतनी मेरी भाषा समझे कि नहीं समझे? अगर कोई सिस्टम, उसका कोई ना कोई सराउंडिंग, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हर सिस्टम का सराउंडिंग होता है, मगर इस ब्रह्मांड के अंदर जितने सिस्टम है उनका कोई ना कोई सराउंडिंग होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। और अगर कोई परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कहीं ना कहीं सराउंडिंग तो होगा। बोलो हाँ या ना? इस यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग, मगर इस यूनिवर्स के अंदर जितने सिस्टम है सबका सराउंडिंग है। समझ पा रहे हैं क्या? अगर कोई सिस्टम होगा, अगर कोई सिस्टम, हर सिस्टम का अपना एक स्टेट होगा, हर सिस्टम का अपना एक। अगर कोई इंसान है तो इंसान के पास दिमाग है, दिमाग की एक अवस्था है। अगर कोई इंसान है तो इंसान के पास दिमाग है, दिमाग की एक हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, टेंस, व्हाटएवर, कोई ना कोई अवस्था तो है। बोलो हाँ या ना? किसकी अवस्था है? वो अवस्था आपकी है कि दिमाग की है? हैं? इमेजिन करो कि बहुत दुखी है, उसके सामने उसका फेवरेट खाना आ जाए, तुरंत अवस्था बदल जाती है है ना? वो अवस्था बदली जा सकती है, ऐसा नो? तो अगर वो दुखी था तो परमानेंट दुखी क्यों नहीं रहा? मतलब दैट स्टेट कैन बी चेंज, हाँ या ना? इन द सेम वे, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई, तो सिस्टम का अपना स्टेट होगा, सिस्टम का अपना स्टेट। स्टेट को फील करना चाहते तो बोलेंगे अवस्था। क्या बोलेंगे? हर सिस्टम की अपनी एक अवस्था होती है, हर सिस्टम की अपनी एक। अगर मैं आपकी अवस्था पूछूंगा तो क्या बताओगे? यस और नो? अगर मैं आपकी अवस्था पूछूंगा तो कुछ ना कुछ बताओगे ना? तो अगर मैं आज इसकी अवस्था पूछूंगा तो कैसे बताओगे? इसकी अवस्था बताने की कोशिश करो एक बार। इसकी अवस्था सर क्या बोलोगे? सोचो, एक शब्द बोलो है। अगर मैं इसकी अवस्था पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आपने इसका फिजिकल स्टेट बोला। क्या बोला? फिजिकल। मैं फिजिकल स्टेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिस्टम की स्टेट पूछ रहा हूं। इस सिस्टम किस अवस्था में? सर सिस्टम तहलका मचा है सर, ऐसे बोलोगे क्या? हाँ?
कॉपी में लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ द सिस्टम। थोड़ा मन में सवाल आया, पहले सवाल लो फिर जवाब की खोज में चलो, ये थर्मो कहता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम का स्टेट होगा, वो किस अवस्था में है यही बताने का नाम स्टेट ऑफ सिस्टम होगा। हेलो, एक बार हिंदी में लिख लेना, सिस्टम की अवस्था। लिखो बेटा, सिस्टम की अवस्था। अवस्था तो फील आता है, स्टेट फील नहीं आता है, लेकिन अवस्था तो फील आता है। कोई सिस्टम किस अवस्था में है यही उसका स्टेट ऑफ सिस्टम है। यूं तो सिस्टम बहुत हो सकते हैं, हेलो, यूं तो सिस्टम, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, थर्मो। फिर से कहां पहुंच गए अभी तक, थर्मो की केमिकल थर्मो, उसमें सिस्टम पढ़ रहे हैं, सराउंडिंग सिस्टम में ओपन की क्लोज। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम क्लोज, हमारा सिलेबस है क्लोज। क्यों है आगे समझाऊंगा। सिस्टम कौन सा है, क्लोज। उसमें भी जो भी सिस्टम लेंगे या तो वो गैसियस सिस्टम होगा या तो केमिकल रिएक्शन होगा, बस या तो होगा या तो होगा। जब थर्मो फील करते हैं तो फील मैं आपको दुनिया में कराऊंगा, फील। लेकिन जब पढ़ते हैं तो हमारा सिलेबस असली थर्मो का एक छोटा सा हिस्सा है। थर्मो इतना बड़ा है ना कि इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको पूरा केवल थर्मोडायनेमिक्स ही कंट्रोल करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ एक लेक्चर्स में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स कुछ एक शब्दों में खत्म होने वाली चीज नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते व्हाट आई वांट टू से। जब मुझे कोई कंसेप्ट फील कराना होगा तो फील तो मैं ब्रह्मांड इस दुनिया में ही करा पाऊंगा, क्योंकि वो वैसे ही महसूस होके आएगा। लेकिन जब कॉपी में लिखते हैं तो दो ही चीजें लिखते हैं, या तो गैसियस सिस्टम की कहानी या तो केमिकल रिएक्शन की कहानी। हर शब्द का अपना मतलब है, लेकिन हमारे लिए मतलब सिकुड़ के केवल दो ही जगह हो जाएंगे, या तो गैसियस सिस्टम होगा या तो केमिकल रिएक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर कोई सिस्टम होगा सिस्टम की अवस्था होगी, अगर कोई सिस्टम होगा सिस्टम की अवस्था होगी। न जाने कितनी अवस्था हो सकती है फॉर गैसियस सिस्टम, फॉर किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब जिसमें उसको मेजर कर सकते हैं, उसके फॉर्म में लिखा जाता है। एक लाइन लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रिटन, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रिटन in terms of its measurable properties, in terms of its measurable properties। ए measurable properties का मतलब क्या है, जिसे मेजर कर, हेलो, खुशी मेजर करके बता दोगे, दुख बोलो ना, एहसास मेजर होता है क्या, एहसास मेजर। तो उसने कहा स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मेजरेबल। आज मैं किसकी बात कर रहा हूं, गैसियस सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं, एक सवाल पूरी क्लास से कहता हूं, क्या आप इस गैस सिस्टम का प्रेशर बता दोगे, वॉल्यूम बता, टेम्परेचर बता, मोल बता। इस गैसियस सिस्टम के लिए ये चार के चारों क्या इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, यही उसका स्टेट भी बताएंगे। क्या बताएंगे, स्टेट। फील करना, अगर कोई सिस्टम होगा सिस्टम का स्टेट होगा, स्टेट उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज के रूप में बताया जाएगा। वैसे तो न जाने क्या क्या होगा। अगर आज मैं पानी की बात करूं तो पानी की मेजरेबल प्रॉपर्टी तो जाने और क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, एग्री। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, गैसियस। कितने हो गए मेजर बॉडी, चार, PVTN। बोलेगे बेटा, बोलो बेटा, P बोले तो, V बोले तो, T बोले तो, N बोले तो। हमारा सिस्टम ओपन है क्लोज, न आएगा न जाएगा, क्या मैटर। तो मोल बदलने वाला, जाने अनजाने में हम जितने केस पढ़ने वाले हैं सब में मोल कांस्टेंट होने वाला है। तो बदलने वाला कौन है, तीन, PVT, PVT। बहुत आसान है कहानी, PVT। अरे हाँ या ना, पक्का। एक लाइन बोल रहा हूं, समझ पाना तो हाँ कहना। हाँ, अगर कोई सिस्टम होगा सिस्टम का स्टेट होगा, उसको स्टेट को उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज के रूप में बताया जाएगा। वैसे तो मेजरेबल प्रॉपर्टी न जाने क्या क्या होती हैं, मगर गैसियस सिस्टम के लिए केवल चार ही मानी जाएंगी, PVTN। डन, डन। अगर किसी सिस्टम के स्टेट को बदलना है, अगर किसी सिस्टम के स्टेट को, अगर किसी बच्चे के दिमाग की अवस्था को, उसके स्टेट को, समझ पा रहे हैं क्या। ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, नेक्स्ट स्लाइड में चलूं क्या, सुनना, थोड़ा शब्द अभी कनेक्ट करता हूं, ठीक। अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई, अगर कोई, तो सिस्टम का अपना स्टेट होगा। लेट्स इमेजिन इसका स्टेट है P1 V1 T1। मान लो जैसे P1 V1 T1 कहा, आप समझ गए, अच्छा ये वाला प्रेशर है, ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला टेम्परेचर है, आई एग्री। अगर मुझे सिस्टम के स्टेट को बदलना है, अगर मुझे सिस्टम के,
तो P1 V1 T1 से मुझे P2 V2 T2 करना है, राइट? स्टेट बदला कि नहीं बदला? कैसे पता बदल गया? इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज बोलो ना यार। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज बदली तो क्या इसका स्टेट बदला? ये अपने आप बदला कि कुछ हुआ होगा? दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ होने न होने का कारण एनर्जी होता है। अगर सिस्टम का स्टेट बदला तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा। एनर्जी एक्सचेंज करने कितने रास्ते? दो, या तो हीट दिया होगा या तो हीट लिया होगा, या तो वर्क किया होगा या तो वर्क लिया होगा, तभी वो यहां से यहां पहुंचा है। इज दिस क्लियर? ये जो सिस्टम का स्टेट होता है, ये जो सिस्टम का जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज के रूप में बताया, जिसके बदलने से स्टेट बदल, वो अपने आप में स्टेट वेरिएबल कहलाता है। वो अपने आप में स्टेट, एक लाइन बोलता हूं, थोड़ा मैथमेटिकल शब्द चल रहे हैं, सुनना, ठीक है? ये थर्मो की भाषा है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम का स्टेट है, सिस्टम का उसका जो स्टेट है, अगर ये बताना चाहते हो तो बोल के मत बताना, स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में बताना। किसके फॉर्म में? स्टेट वेरिएबल, जिनके बदलने से स्टेट बदल, या स्टेट के बदलने से जो बदल। पी स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है? वी स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है? टी स्टेट वेरिएबल नहीं है? मोल स्टेट वेरिएबल की नहीं है? क्लोज सिस्टम में नहीं है, वैसे तो है ना? अरे हाँ या ना? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, पीवीटीएन, ऐसा लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पीवीटीएन, पीवीटीएन ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल। ये क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल? जिनके बदलने से स्टेट बदल जाता है, या स्टेट के बदलने से जो बदल जाते हैं। हाँ या ना? जिनके बदलने से या स्टेट के बदलने से। पक्का? हमारा माइंड, माइंड माइंड दिमाग स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है? स्टेट वेरिएबल है ना? दुख और खुशी में आपका दिमाग बदल जाता है, ऐसा कि दिमाग वही रहता है? दिमाग वही रहता है बेटा, मगर स्टेट बदल गया। आधे घंटे से दिमाग ही बदल जाता है, जाता है फिर नया दिमाग आता है। समझ पा रहे? अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई डिस्कस करोगे, 3 लेक्चर एंथैल्पी तक ही है, उसके बाद तो फिर वही कंसेप्ट चलते हैं, ठीक? अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम का स्टेट है, सिस्टम का स्टेट उसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज के रूप में लिखा। वो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वही स्टेट वेरिएबल का है, क्योंकि उनके बदलने से स्टेट बदल, या स्टेट के बदलने से वो बदल। यूं तो स्टेट वेरिएबल न जाने क्या क्या होते हैं, यूं तो स्टेट वेरिएबल न जाने, मगर फॉर अ गैसियस सिस्टम पीवीटीएन यही स्टेट वेरिएबल है। अगर कोई स्टेट वेरिएबल है, अगर कोई स्टेट वेरिएबल क्या है? अगर कोई स्टेट वेरिएबल है, या तो स्टेट फंक्शन होगा या तो पाथ फंक्शन होगा। अगर कोई स्टेट वेरिएबल है, ये क्या है? से स्टेट बदल जाता है, या स्टेट के बदलने से जो बदल जाता है वो अपने आप में या तो स्टेट फंक्शन होगा या तो पाथ फंक्शन। इज दिस क्लियर? यहां तक लिख लिया क्या? अच्छा, स्टेट वेरिएबल के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार आपके पीवाईक्यू में सवाल आया था, जब उन्होंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल नहीं लिख के लिखा था थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर। क्या लिखा था? थर्मोडायनेमिकल। तो एक बार इसके पर्यायवाची लिख लेना, स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। बच्चों, ऑनलाइन वालों, बच्चों आप कुछ कह नहीं रहे आज, लेके चले? अरे अरे नहीं, आपने तो चैट बॉक्स भर रखा है। ठीक है, लिखिएगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसे हम कई दफा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं, और इसे हम कई दफा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी कहते हैं। तो कई बार चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब पर्यायवाची शब्द आ जाता है तो बच्चा उसे सोचता है कुछ नया है, और शायद उसका सोचना भी गलत नहीं है, इतना कुछ नया है, सब कुछ उसने पढ़ा नहीं है, सोचता कहीं कुछ नया आ तो नहीं गया। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कुछ नया पर्यायवाची आता है तो भले वो कंसेप्ट उसका पढ़ा हो, मगर उसे लगता है कुछ नया तो नहीं है, और ऐसा सोचना लॉजिकली, सच में ऐसा बहुत कुछ है जो उसने पढ़ा नहीं है। हाँ या ना? इसलिए हमें पर्यायवाची पता होना चाहिए। स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चलेगा। अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई, उसका अपना स्टेट होगा जो स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा। स्टेट वेरिएबल के बदलने से, ये बोलोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, भाषा सिखा रहा हूं भी मैं। स्टेट वेरिएबल बदलेगा तो स्टेट बदलेगा, स्टेट वेरिएबल अपने आप नहीं बदलेगा, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई स्टेट वेरिएबल बदलेगा, या तो वो स्टेट फंक्शन होगा या तो वो पाथ फंक्शन होगा। आओ समझते हैं स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट।
स्टेट फंक्शन, पहले समझा देता हूं फिर लिखाता हूं। स्टेट फंक्शन, क्या बोला मैंने? स्टेट, कुछ ऐसे पैरामीटर, कुछ ऐसे वेरिएबल जिन्हें रास्तों से फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें फर्क पड़ता है केवल मंजिलों से। किसे फर्क पड़ता है? जिन्हें रास्तों से मतलब नहीं है, मंजिलों से, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। समझते हैं? बाद में लिख लेंगे। आओ जरा यहां जल्दी से। आज हम लोग किस फ्लोर पे हैं? परफेक्ट। हर फ्लोर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है घटती है? शानदार। एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0 मान लो, और हर फ्लोर पे आपको 100 देना है। कितना देना है? फर्स्ट फ्लोर पे आया 100, पांचवें पे आया, शानदार, चलेगा बेटा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी अगर बच्चा फिफ्थ फ्लोर पे है तो क्या उसके पास 500 है? अच्छा, सीढ़ी से आया तो, रस्सी से आया तो, लिफ्ट से आया तो, किसी ने खिड़की खोल के फेंक दिया तो, जबरदस्ती पढ़ने के लिए भेज दिया फिफ्थ फ्लोर पे तो, किसी भी रास्ते से आया, अगर मंजिल यही है तो पोटेंशियल 500 है। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। जिन्हें रास्तों की परवाह नहीं, केवल मंजिलों से मतलब है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। पक्का? लेकिन आओ उसी बच्चे की वर्क, वर्क समझते हैं ना? वर्क, वो बच्चा रस्सी चढ़ के आया, कैसे आया? तो उसने कुछ मेहनत करी होगी। लिफ्ट से आया, कुछ मेहनत करी होगी? कुछ भी मेहनत नहीं करी है ना? अरे थोड़ा तो किया होगा ना यार। सीढ़ी से आया, कुछ मेहनत करी होगी। अब मुझे बताओ, हर रास्ते का वर्क अलग है कि नहीं है? पक्का? तो वर्क रास्ते पे डिपेंड क्या नहीं किया? किया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को रास्तों से मतलब नहीं, किससे मतलब है? मंजिलों से। तो कॉपी में लिखिएगा स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ए स्टेट फंक्शन कौन है? स्टेट वेरिएबल है कि क्या है? जो स्टेट वेरिएबल है वही तो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, फंक्शन मतलब डिपेंड करना, फंक्शन मतलब जो किस पे डिपेंड करते हैं। स्टेट बोले तो अवस्था, अरे हाँ या ना? जिन्हें अवस्थाओं से मतलब है, आपके रास्तों से मतलब नहीं है, आपने कितना संघर्ष किया उससे मतलब नहीं है। दुनिया एक ही सवाल पूछी कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? सिलेक्शन स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? नो वन इज गोइंग टू केयर कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, सिलेक्शन हुआ कि? स्टेट फंक्शन लिखना, विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल state of a system, which depends on initial and final state of a system, and do not depends on, do not depends on path followed, पथ फॉलोड है ना? पाथ को हिंदी में पथ भी तो बोलते हैं नहीं? पथ रास्तों पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ या ना? एक बच्चा कहता सर हम कैसे जाने कौन स्टेट फंक्शन है? मैं कहा बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग अपने सिलेबस में, क्या वर्ड बोला मैंने? अपने सिलेबस में जो भी कैपिटल लेटर से लिखा, ओहो, वो क्या माना जाएगा? स्टेट फंक्शन। चलेगा? चलेगा। एक बच्चे ने अपना नाम लिखा राहुल, क्या लिखा? और एक बार उसने लिखा राहुल, तो मुझे बताओ क्या कैपिटल लेटर स्टेट फंक्शन बन गया? अच्छा बेटा ऐसा नहीं, ये मात्र एक ट्रिक है अपने सिलेबस में मौजूद सभी एग्जाम्पल याद करने का। नहीं समझे? अपने सिलेबस में जितनी चीजें कैपिटल लेटर से लिखी गई हैं वो सारी की सारी क्या है? स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, प्रेशर जब आप लिखते हो, प्रेशर जब आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो कैसे लिखते हो? अब आधी जनता करी हम तो ऐसे लिखते थे, अरे गलत लिखते थे क्या? तो बेटा अगर कभी हम प्रेशर लिखेंगे तो कैपिटल पी से तो लिखेंगे, अगर कभी टेम्परेचर लिखेंगे तो कैपिटल टी से। आधे अब अंतर जानेंगे, अच्छा कैपिटल टी टेम्परेचर होता है, स्मॉल टी टाइम होता है। अभी तक तो कुछ भी लिखते थे, है ना? फिलहाल जितने भी कैपिटल लेटर हैं क्या वो अपने आप में स्टेट फंक्शन है? तो आपको दिमाग नहीं लगाना, जो भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा वो क्या माना जाएगा? स्टेट फंक्शन। बाकी जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे मैं फील कराते चलूंगा, राइट? हमारे सिलेबस में आखिरी पॉइंट पे क्लास खत्म कर रहा हूं, हमारी सिलेबस में सबसे अहम है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ये चार के चारों कैसे हैं? स्टेट फंक्शन। क्यों है, कैसे है, सब फील कराऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं बेटा कैपिटल है पहचान लेना, स्टेट फंक्शन है। इज दिस क्लियर? तो बिल हो चुकी है, आज आगाज हो चुका है फिजिकल केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर का, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो प्यारे बच्चों ये सफर हमारा थर्मो तक चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे, इसे बंद कर दूं?